बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फ्यूल फॉर लाइफ की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो है पूरा एक पैनल ऑफ गेस्ट्स मौजूद है, जो कि आज जिसमें हम डिस्कस करेंगे दी ऑर्गेनिक फार्मिंग इन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में ये होती भी है कि नहीं होती। और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं अहमद तारिक भाई, और उनके साथ हसनैन अशरफ साहब, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक नई स्लो ग्रोन चिकन ब्रीड इंट्रोड्यूस की है। पिछली एपिसोड में हमने इनके साथ एक सैर हासिल गुफ्तगू की थी। और हमारे साथ मौजूद हैं हसाम कुरैशी साहब, जो कि इस टाइम के ऊपर 5वीं जद्दी पुश्ती जो है वो 5वीं नस्लों से जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं तैमूर मलिक साहब, जो कि सिटी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं और एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर रीजेनरेटिव फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहला मैं सवाल जो है वो तैमूर भाई से ही करना चाहूँगा। तैमूर भाई, सबसे पहले तो आप सुनाएं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रीजेनरेटिव फार्मिंग में आप कैसे आए? काइंडली हम थोड़ा सा हम इस हवाले से बताते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले थैंक यू, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कन्वर्सेशन। देखिए, ये मैं भी कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा करियर ट्रैजेक्टरी जो है वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग की तरफ चली जाएगी। शुरू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से किया था मैंने करियर न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट पे। और आफ्टर यूनिवर्सिटी भी मेरी न्यूयॉर्क में ही थी। एंड बैंकिंग की चंद साल एंड इतना ज़्यादा बहुत कुछ लर्न किया, और उस अपॉर्चुनिटी का मैं बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन कुछ अरसे बाद ये फीलिंग आई कि इतना सोलफुल नेसेसरली काम नहीं है। तो मेरी शादी भी न्यूयॉर्क में ही हुई। मेरी मिसेस की फैमिली भी पाकिस्तान में ही रहती हैं, लाहौर में, और मेरी फैमिली भी। तो हमने फ़ैसला ये किया कि जब हमारा पहला when we were blessed with our first son, तो पहले बेटे की पैदा होने पे फिर हमने कहा कि कुछ अर्सा पाकिस्तान आके देखते हैं कि किस तरह से हम सेटल इन हो सकते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या वहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जब मैं आया तो मुझे रिक्रूट किया गया एक टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल। और जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस और बिजनेस वगैरह को समझ ही रहा था मैं अभी। और अभी सिर्फ कुछ ऐसा ही हुआ था, जुमा 8 दिन हुए तो मिल को टेम्परेली शट डाउन करना पड़ गया। कॉटन की प्राइसेस जो पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी करती है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और एक कॉटन स्पिनिंग मिल जो है वो प्रेडोमिनेटली वो एक हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन बिजनेस है, और उसमें दो चीज़ों की कॉस्ट बहुत मैटर करती है, एक आपकी बिजली की और एक कॉटन की, राइट। और लेबर की भी कॉस्टिंग है, लेकिन वो रिलेटिवली पाए का बहुत छोटा हिस्सा है। जो प्रेडोमिनेंट कॉस्ट है वो आपकी एनर्जी है और आपकी कॉटन। और कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम से। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने उस साल 1/3 कॉटन क्रॉप जो है पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय हो गई। और वजह उसकी ये थी कि पिंक बॉलवर्म, जो कि एक मेजर पेस्ट है कॉटन का, उसने ये डिस्ट्रक्शन कॉज की। सवाल ये कि हर साल क्यों नहीं है डिस्ट्रक्शन कॉज। ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये 2016 की बात। अच्छा, 2016। और वजह ये थी कि जो हम GMO का कॉटन सीड यूज़ करते हैं, उसको बीटी कॉटन कहा जाता है, उसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो एक बैक्टीरियम है वो इंसर्ट किया गया है उसके जीन में, और ये उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तो ट्रांसजेनिक्स है, एक चीज़ आपने दूसरी चीज़ के अंदर घुसा दी। अब ये एक रिडक्टिव सोल्यूशन है, वैसे एक्चुअली एक तरह से सेफ चीज़ है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी हम बात करेंगे, एक्चुअली वन ऑफ द ओरिजिनल मॉडर्न ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड्स वाज द बैसिलस थुरिंजिएंसिस। उसके स्प्रेज अभी भी किए जाते हैं क्योंकि वो एक बैक्टीरिया है बेसिकली, और वो बैक्टीरिया कुछ इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है, इंक्लूडिंग पिंक बॉलवर्म के लिए। लेकिन जब आप एक ही टूल यूज़ करते हैं तो दुनिया में एवोल्यूशन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और यही हुआ, पिंक बॉलवर्म ने चंद सालों के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर ली, और फिर वो एक केम विद द बैंग, और उसने 1/3 कॉटन क्रॉप पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक अच्छा खासा एक बड़ा मुल्क है, बहुत रिलेटिवली लार्ज स्केल पे कॉटन ग्रो की जाती है। ठीक है, ओवर द इयर्स डिमिनिश हो गए, बट स्पेशली 2015-16 में वो क्राइसिस भी नहीं आया था। उसके बाद से एक्चुअली हमारा कॉटन की क्रॉप डिमिनिश भी काफ़ी हुई है। बट इट कुड बी दैट क्राइसिस वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारे फिर डिक्लाइन, एक सेकुलर डिक्लाइन शुरू हो गया कॉटन प्रोडक्शन का। लेकिन जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रेडोमिनेटली रेट नहीं मिलता फार्मर को।
उसके और नेमल बदल लुक्रेटिव ऑप्शंस रहती हैं बहुत सारे सालों में, लेकिन वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट डिबेट चली जाएगी। मेन पॉइंट ये था कि मेरा जो एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट है वो पैदा हुआ इस सॉर्ट ऑफ गमगीन एपिसोड के बाद। अगर आप सोचिए कि एक 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 इदारा ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, इन दिस केस स्पिनिंग मिल, और उसको बंद करना पड़ जाए आपके, वो स्पेशली जब इतनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आप छोड़ जो आए हैं एग्जैक्टली यूएस से। एग्जैक्ट। और अभी मेरा गोल ये था कि इंटरम प्रॉब्ली मैं हूँगा एज द इंटरम हेड ऑफ दिस मिल, एंड व्हाइल आई एम लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। लेकिन खैर अभी इंटरम का मतलब ये तो नहीं था चांद मार, इट वाज फॉर अ बिट एटलीस्ट, और बहुत बड़ा एक शॉक था। और पाकिस्तान में और भी बहुत सारी मिल्स बंद हुई बिकॉज ऑब्वियसली एक तो एनर्जी प्राइसेस हम सबको पता है पाकिस्तान में बहुत हाई, और भी हाई हो गई हैं तब से, लेकिन इवन देन दे वर हायर देन देयर पीयर्स इन इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर कॉटन का भी जब ये शॉक आया तो फिर अनटेनेबल हो गया स्पिनिंग पाकिस्तान में। अभी भी लोग स्पिनिंग, अगर आप लोगों से जो स्पिनिंग इंडस्ट्री में बात करें तो ये कह रहे हैं कि स्पिनिंग लुक्स इंक्रीजिंगली अनटेनेबल, और जो कुछ लोग चला रहे हैं वो इस वजह से बिकॉज उन्होंने सोलराइज करके अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर लिया है। एंड सोलर भी उनके 100% नीड्स तो दूर से नहीं पूरी करते, मे बी अबाउट 20% की नहीं तो कॉटन की प्रोक्योरमेंट को फिर कैसे जो है वो उसकी कॉस्ट को कैसे वो कम करते हैं? कॉटन की नहीं है होने, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है अच्छा। कॉटन, some amount of it obviously। जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनके तो जिसमें कि लोकल हो, क्योंकि जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो इट्स मच मोर एक्सपेंसिव, के डॉलर में पे करते हैं, चाहे वो टैंजानिया से आ रही है, सेंट्रल एशिया से आ रही है, यूएस से आ रही है। तो बेसिकली, और हम तो पोस्ट काउंट्स पे रहते, एक होते फाइन काउंट, हम लोग पोस्ट काउंट है। पोस्ट काउंट में आप फॉरेन कॉटन बिल्कुल भी नहीं डालते, क्योंकि फॉरेन कॉटन यूजुअली लॉन्गर स्टेपल होती है, सुपीरियर कॉटन होती है, चाहे वो ईस्ट अफ्रीका से आ रही है, चाहे वो यूएस से आ रही है, चाहे वो सेंट्रल एशिया से आ रही है। दीज आर ऑल बेटर कॉटन्स देन पाकिस्तानी कॉटन, ठीक है। दो कॉटन सबसे बेस्ट होती है, कि इजिप्शियन कोई कॉटन होती है, दूसरी कोई कैलिफोर्निया की कॉटन होती है, वो सी आइलैंड, तो सी आइलैंड कॉटन इज द लॉन्गेस्ट स्टेपल कॉटन इन द वर्ल्ड। अच्छा। पर इजिप्शियन कॉटन कैन बी लॉन्ग स्टेपल। एक सिंकियांग कॉटन है जो सिंकियांग रीजन की है जो चाइना में, वो भी लॉन्ग स्टेपल है। तो लॉन्ग स्टेपल कुछ ऑप्शन हैं। द हाईएस्ट क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज थॉट टू बी सी आइलैंड कॉटन, ठीक है। एक पीमा कॉटन है विच इज ऑल्सो अ लॉन्गर स्टेपल कॉटन है। पाकिस्तान में कोई लॉन्ग स्टेपल कॉटन नहीं, इट्स ऑल शॉर्ट स्टेपल्स। ये होते क्या है मतलब? यानी कि फाइबर लेंथ, अच्छा। जितना फाइबर लेंथ बड़ा होगा उतनी सॉफ्टनेस आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें राइट, ठीक। जितनी फाइबर लेंथ छोटा होगा उतनी वो कोर्स काउंट होगी। तो जो आपने पोलो पहनी हुई रेलेटिवली उसमें एक शॉर्टेस्ट स्टेबल चलता है, क्योंकि पोलो जनरली अनलेस वो पीमा कॉटन, उसको मार्केट ही एक सॉफ्ट पोलो के तौर पे किया जा रहा है। जो डेनिम है वो तो बिल्कुल पोस्ट काउंट होती है। अच्छा। या हमारे टावल्स हो गए, वो वेरी शॉर्ट स्टेपल, जो कि चीपर भी होती है ज़ाहिर है। शॉर्ट स्टेपल से कोस्ट काउंट फाइबर उससे बनता है। तो हमारी जो मिल थी वो एक कोस्ट काउंट मिल थी है। आपने शायद शर्ट्स में सुना हो कि जी 80 थ्रेड काउंट है, 100 थ्रेड काउंट है, 120 थ्रेड काउंट है। द हायर इट इज़ द फाइनर इट इज़, राइट। तो हम लोग तो 20s और 30s में पोस्ट काउंट बना रहे थे, राइट। इस शौक के बाद आपको ये लगा कि फार्मिंग, हाँ, इस शौक से एक शौक जो है वो पैदा हुआ। ये भाई तो फार्मिंग करते हैं, ये तो वैसे ही शौक में रहते हैं। एग्जैक्ट, फार्मिंग पेशा ही ऐसा है। तो आप इट्स नॉट फॉर द फील्ड ऑफ इस शौक से निकल के आपने एक और शौक में एंटर करने का कैसे वो कहानी भी आपको बताता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि इंडस्ट्री में बात ही हो रही थी। अच्छा, प्रॉब्लम बता दिया पिंक बॉलरूम ने डिस्ट्रक्शन कॉज की। अब सोल्यूशन जो इंडस्ट्री में बात हो रही थी, कॉटन के सॉर्ट ऑफ आप कह लें बिग इंडस्ट्री प्लेयर्स, वो ये बात कर रहे थे और पुश कर रहे थे गवर्नमेंट और सोसाइटी को कि हम अपने जो ट्रांसजेनिक्स के लॉज हैं, GMOs के लॉज हैं और IP के लॉज हैं, उनको चेंज करें ताकि मोंसांटो आके या कोई भी और कंपनी अपने न्यूअर इटरेशंस ऑफ GMO सीड्स ला सके, राइट। बिकॉज देखें, अनलेस एंड कोई हाइब्रिड सीड हो, हाइब्रिड सीड का होता ही है बिकॉज वो अनस्टेबल सीड होता है, राइट। F2 होगा या इट्स नॉट एन F7 और बियॉन्ड, राइट। यानी कि जब आप दो लाइंस को मिलाते हैं, उनकी 7th जनरेशन के बाद वो ट्रेट्स जो है वो फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको ओपन पॉलिनेट कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर मेज़ उगाया है F7 के बाद, तो आप उसी का सीड रख सकते हैं। वीट उगाया आप उसका सीड रख सकते हैं, कॉटन उगाया आप उसका सीड रख सकते हैं प्रोड्यूस में से, अपने प्रोड्यूस में से, और नेक्स्ट ईयर के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड जब होती है, जब अनस्टेबल ट्रेट्स होती हैं, आप रख तो सकते हैं लेकिन आपको वो ट्रेट्स
नहीं मिलेगी। क्या वो डिजेनरेटिव हो जाती है? डिजेनरेटिव इन द सेंस वो ट्रेड्स से स्टेबलाइज नहीं हो रहे। आपने 2 ट्रेड्स लिए हैं और आपने उनको आई थिंक बिल्कुल सेम कॉन्वर्सेशन Pollinated के इसमें पेरेंट फ्लॉक्स की और फिर उसके बाद प्रोजेनी की एग्जैक्टली तो चाहे तो वो जो सैसो टाइप कंपनीज हैं वो वो दे सकती हैं आपको एक्चुअल फ्लॉप जिससे आप बट वो दे नहीं रही गिविंग यू स्टेबलाइज्ड ट्रेड्स बिकॉज अदरवाइज तो आप खुद के फील हो जाएंगे बट देन ऑन द फ्लिप साइड एक बिजनेस ने millions of dollars in many cases even more लगाए हैं over years and years and years because ये आसान काम नहीं होता एक breed तैयार करना चाहे वो सीप के हो चाहे वो एनिमल के हो तो फिर उनको फिर कैसे अगर वो दे देंगे OP earning तो फिर उनकी अर्निंग कैसे so you have to sort of weigh both sides of the argument दोनों चीज़ों में दम है अब क्वेश्चन ये कि क्या है एक sort of fair what's the fairest way where everybody gains right उस पे आते हैं but going back to the story the origin stories here तो इंडस्ट्री में बात थी कि हमें न्यूअर इटरेशन GMO का लाना है लेकिन दैट डिड नॉट सिट वेल विद मी क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हम एक नया इटरेशन GMO सीड कर ले आते हैं तो ठीक है आपको चंद साल मिल जाएंगे फिर से लेकिन उसके बाद क्या होगा जिस तरह जो बॉल गार्ड 1 था BT कॉटन वाला सीड तो बॉल गार्ड 1 ने 4-5 साल दे दिया आपको लेकिन उसके बाद पिंक बॉलवर्म ने काफ़ी डेवस्टेशन पहुंच की तो आइंदा भी जब आप एक रिडक्टिव अप्रोच करेंगे एक सिंगल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो नेचर में और स्पेशली वो सोल्यूशन बेस्ड है सिंगुलर pathway singular toxin based right बेशक वो एक relatively safe toxin हो in this case a microbe called BT लेकिन जब भी सिंगल pathway काम होता है तो उसमें नेचर में रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है और मैंने जब इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया तो रियलाइज किया कि दुनिया में सुपर वीड्स के प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से आ रहे हैं किसके सुपर वीड्स अच्छा क्योंकि हमने सिंगल पाथवे के हाईली टॉक्सिक हर्बिसाइड्स अनलीश के ग्लाइफोसेट फिर बाद में डाइकाम्बा आया वगैरह वगैरह और उससे हुआ ये कि आपके पास ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वीड्स का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ ग्लाइफोसेट वाज मेंट टू बी द एंड ऑल एंड बी ऑल के वीड्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी यानी जड़ी बूटियां बेसिकली एडवांस किया जड़ी बूटी नहीं में जो तंग बढ़ती हैं जी 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 जड़ी बूटी और वो वीड्स क्या करती हैं आपने अपना क्रॉप उगाना चाहते हैं जो भी आप जैसे गन्नो से कॉटन मेज शुगर केन जो भी है हो ये रहा है कि जब वीड्स जड़ी बूटियां उसके इर्द गिर्द आपके पौधे के इर्द गिर्द साथ साथ ग्रो करती हैं कभी कभी तो ये होता है कि वीड्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं कि वो स्टंट कर देती हैं और आउट कम्पीट करती हैं या फिर वो न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करती हैं राइट तो इसलिए वीड्स के बड़े सारे नुकसानात हैं जो हम फार्मिंग करना जो हम आउटपुट लेना चाहते हैं एज फार्मर्स एज अ सोसाइटी अच्छा हर्बिसाइड आइडेंटिफाई कैसे करती है कि इस प्लांट को नहीं कुछ कहना जो कि हमारी क्रॉप है और जो वीड है उसी को बस तबाह करना ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ इसमें ये कि देखें डिफरेंट फैमिलीज होती हैं अब जिस तरह मैमल्स की डिफरेंट फैमिलीज हैं राइट हम भी मैमल्स हैं लेकिन वेल्स भी मैमल्स हैं बट वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स राइट इसी तरह प्लांट्स में बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज हैं और हर्बिसाइड्स टारगेट करती हैं सर्टन फैमिलीज को while नॉट अदर्स ठीक है इन मैनी केसेस लेकिन कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है ग्लाइफोसेट हर चीज़ को मार देती है क्रॉप को भी मार देती है अनलेस वो क्रॉप ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट अच्छा GMO हो ठीक है तो फिर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस की ट्रेट उस GMO में डाली जाती है और फिर आप उसको ग्लाइफोसेट अप्लाई करते हैं और उस पर ह्यूमन हेल्थ के जो कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह बहुत मनफी है कैलिफोर्निया में अभी मल्टीपल केसेस हुए हैं US में एक्चुअली इन डिफरेंट कोर्ट्स यहाँ $multi-billion सेटलमेंट्स दी गए हैं ग्लाइफोसेट के खिलाफ क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स कॉज करती है पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा अमंग अदर्स तो ये जितने भी हर्बिसाइड्स हैं ये बहुत कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस की एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो UN का पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है कॉल्ड दी IARC दी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर और उसने बहुत सारे हर्बिसाइड्स को प्रोबेबल कार्सिनोजेंस डिक्लेयर किया हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और सिर्फ हर्बिसाइड्स नहीं होती फंगासाइड्स भी होती हैं इंसेक्टिसाइड्स भी होती हैं कि तो एक स्वीट नेमेटोसाइड्स होती हैं नीमेटोड्स के लिए अच्छा नेमाटोड्स क्या होते हैं सॉरी नीमेटोड्स एक माइक्रोस्कोपिक अर्थवर्म है ठीक है और नीमेटोड्स भी हैं गुड नेमेटोड्स बैड बैक्टीरियाज होते हैं पॉजिटिव गुड बैक्टीरियाज होते हैं बैड फंगल पैथोजेंस होते हैं गुड फंजाई होते हैं राइट और इस पे हम आएंगे राइट डाइवर्सिटी जितनी होगी जितने आपके पास एक डाइवर्स माइक्रोबायोम होगा तो बैड गाय एक सिस्टम में आ भी जाए
तो गुड गाइज उसको ओवरवेलम कर लेते हैं, गट में भी ऐसे ही होता और गट में भी बिल्कुल ऐसी है। तो जो एक्चुअली, और बड़ी अच्छी आपने बात की, इस पे भी हम करेंगे, आई एम वेरी ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं गट हेल्थ और सॉइल माइक्रोबायोम. सो द गट ऑफ द सॉइल, राइट, व्हिच इज द गट ऑफ द प्लांट, राइट, बिकॉज वो एक इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म है. वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी होगी उतना ज़्यादा प्लांट हेल्दी होगा, राइट. और प्लांट के माइक्रोबायोम एक प्लांट के ऊपर भी होता है, उसके लीफ सरफेस पे, फाइलोस्फीयर, और फिर सॉइल के अंदर एक माइक्रोबायोम है जिसका हमें पता है, जिसको राइजोस्फीयर भी कहते हैं, राइट. तो इन सब माइक्रोबायोम्स का बहुत बड़ा रोल है, और इस पे हम डिटेल्स में आते हैं. लेकिन गेटिंग बैक टू द स्टोरी, बात से बात, जी 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 एंड वी विल कवर ऑल ऑफ दीस बेसिस इंशाल्लाह. लेकिन लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. सो आई वाज वेरी डिस्टर्ब बाय दिस आइडिया कि हमें और रिडक्टिव अप्रोच की है, एक और जीएमओ की, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. फिर हमें क्राइसिस आ जाएगा चंद साल बाद, फिर डेविस्टेशन होगी, इतनी सारी मिल्स बंद हुई, hundreds of thousands of jobs, probably millions were lost. If you वो 6-7 साल लेकिन प्रॉफिट के नहीं गुजरेंगे, कहने का मकसद ये है, जो दरमियान में गुजर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अल्टीमेटली तो इस क्राइसिस ने आने, फिर क्या करेंगे, राइट. और वो आता है इतने बैंक से है, क्योंकि एकदम से इंसेक्ट्स इतनी रेजिस्टेंस से पैदा करते, क्योंकि होता ही है कि नेचर में सेल्फ सिलेक्शन होती है, तो जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट है वही आगे एक होर्ड के मल्टीप्लाई करता है, होर्ड के तौर की तरह से आ होगा, लोकस्ट फ्लॉग की तरह. something like that, right? But it comes because over the few years जो resistant insect होता है वही आगे मल्टीप्लाई करता है, बिकॉज नेचर का मकसद ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही सर्वाइव करता है, वही आगे मेट करता है, वही फिटेस्ट, एग्जैक्टली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वही आगे से प्रोक्रिएट करता है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी प्रोक्रिएट करेगी. तो ओवर अ फ्यू इयर्स सडनली यू हैव these, you have a huge volume of resistant insects out there, right? So what's the solution? तो वही मेरा सवाल था कि what is the solution? तो मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि हमारे पास क्या होलिस्टिक सॉल्यूशंस हैं, क्या सिस्टेमिक सॉल्यूशंस हैं. मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि ऑर्गेनिक कॉटन भी एक चीज़ होती है, राइट. तो बिकॉज मैंने ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोडक्ट्स देखे हुए थे यूएस में, बल्कि ग्रोसरी स्टोर्स में अक्सर मिलते हैं. किड्स क्लोथ्स तो ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कॉटन में बड़ा एम्फोसिस है. इवन बड़ी किड्स की जो क्लोथ्स की मेन स्ट्रीम कंपनीज हैं यूएस की, कार्टर्स वगैरह, उनके भी ऑर्गेनिक क्लोथ्स की लाइन्स आना शुरू हो गई थी. तो आई वाज लाइक, हाउ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स डूइंग दैट? उनके पास जब जीएमओ सीड नहीं है तो वो कैसे ये अचीव कर रहे हैं? तो बल्कि इवन श्रीलंका का एक एग्जांपल है, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करने की कोशिश की थी, और वो इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, यानी पूरी फार्मिंग कोलैप्स कर गई. और कहते हैं उसके बाद से इनका ये जो इतना बड़ा क्राइसिस आया आईएमएफ का, और वो यानी आई थिंक हार्डली 2-3 साल पहले का, ये 2000 आई थिंक 21 की बात है. बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली ये नैरेटिव है आपके नैरेटिव है, इसमें कुछ चीज़ें सच हैं और कुछ चीज़ें गलत है. ठीक है. सच्चाई ये है कि बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस उधर आ चुका था, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फैसला किया कि इंपोर्ट्स को हमने कम करना है, और इंपोर्ट्स कम करने के लिए जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस वो निकाल सकते थे, जैसे गवर्नमेंट्स करती हैं, वो उन्होंने किया. तो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला उनका कि हम दुनिया में ब्राउनी पॉइंट जीत लेंगे, ये कह के कि हम तो फुली ऑर्गेनिक होने जा रहे हैं, क्योंकि सारा फर्टिलाइजर श्रीलंका में इम्पोर्ट होता है. ठीक है. श्रीलंका इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. इट इज़ एक्चुअली, गिवन हाउ स्मॉल इट इज़, quite wealthy. It's much wealthier than Pakistan. Uske human development index scores are far superior to Pakistan. Almost the entire population, about 99%, is Literacy and like, so it's a much superior society with billions of dollars साल के, for such a tiny country, from a per capita point of view, this is huge. Billions of dollars tourism से आते हैं. हुआ ये कि कोविड आ गया और टूरिस्ट नहीं आ सके, सो जो many billions of dollars उनके सालाना आते हैं वो नहीं आ सके, so they went into a balance of payments crisis. ठीक है. For मुझे बड़ा तरस भी आता है, बिकॉज इट वॉजंट रियली देयर फॉर इट. ये एक एक्सट्रिंसिक इवेंट हुआ, टूरिस्ट नहीं आ सके, और उनका जो एक नेट रेवेन्यू आ रहा था वो नहीं आ सका. तो फिर गवर्नमेंट को क्रिएटिव होना पड़ा कि हम इंपोर्ट्स को कैसे लिमिट करें. एक उसका सिर्फ उन्होंने सोल्यूशन ही निकाला कि हम पूरी तरह ऑर्गेनिक हो जाएंगे, और हमें उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, दुनिया कहेगी वाह क्या कमाल कर दिया. लेकिन ये वेल थॉट बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन अगर आपने ये गोल अचीव करना भी है तो ये एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजी होती है कि 5 ईयर आप प्लान बनाते हैं, आहिस्ता वीन ऑफ करने का अपने फार्मर्स को कब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अगर आप वन फेल सूप में करेंगे तो आपको कोलैप्स आएगा. ठीक है. अभी इसके हम साइंटिफिक गहराइयों में जाते हैं, लेकिन आपने क्योंकि ये कैन बम शेयर दिया तो कुछ चीज़ों पर मैं अभी से टच अपॉन करता हूँ. हुआ ये कि एकदम से आपने ब्लैंकेट बैन लगा दिया, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स आपने बैन कर दी, तो न्यूट्रिएंट्स
फार्मर कहाँ से पैदा करें? फिर सडनली फार्मर को क्रिएटिव होना पड़ गया, उनको फिगर आउट करना है कंपोस्ट कैसे बनानी है, क्या हम वेस्ट जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको किस तरह से यूज़ करके, मसलन क्रॉप के आपके रेजिड्यूज होते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ, उनको किस तरह से यूज़ करके वापस सॉइल में डालें, राइट? बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम, इसको टाइम लगता है, ये स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है। हमें कंपोस्टिंग को सीखने में years and years लगे इस वक्त। आप ये करते हैं? हम अपने फार्म पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन ईच को सीखने में, उनकी गहराइयों में जाने में बड़ा वक्त लगा, राइट? तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि फार्मर्स इमीडिएटली कर लेंगे, ये आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि आपको फर्टिलाइजर फिर भी चाहिए होता है। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, आपको कम फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है एक रीजेनरेटिव ऑर्गेनिक सिस्टम में, जो कि सॉइल को बिल्ड कर रहा है, बिकॉज सॉइल के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ओवर टाइम बढ़ जाती है, वो भी ओवरनाइट नहीं हो सकता। सॉइल को बहाल करने में, डीजेनरेटेड सॉइल को रीजेनरेट करने में वक्त लगता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स आप इमीडिएटली थोड़ी थोड़ी बेहतरी कर सकते हैं। जिस तरह आप जिम जाना अगर शुरू करें, somebody who's never been to the gym, और गोल ये है कि मैंने बहुत मस्कुलर फिजिक बनानी है, मैंने अपना फैट लूज करना है, मैंने अपना बॉडी मास इंडेक्स इंप्रूव करना है, तो ऑफ कोर्स आपको इवन विद इन 1 वीक थोड़ा महसूस होना शुरू होगा। इनफैक्ट जो न्यूबीज होते हैं, कहा जाता है कि उनके पहले महीने के गेन्स जो हैं, उनको कभी भी 1 महीने में इस तरह की गेन्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको डे 1 से जब आप अच्छी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, फ़ायदा शुरू हो जाता है। बट आप उस लेवल पे नहीं आते जिस पे आपने, लेट्स से आपने, आपका गोल है कि मैंने 60 kgs के बेंच प्रेस करना है, 80 kgs बेंच प्रेस करना है, वो आप फोर्स शुरू नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इसी तरह आपकी अमेजिंग सॉइल बहुत जल्दी नहीं बन सकती, इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। तो ये अवेयरनेस नहीं थी उनकी गवर्नमेंट को भी और उनके देखिए, जब पॉलिसी मेकर्स को भी। जब आप डेस्परेट होते हैं, फिर आप डेस्परेट सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर, बिकॉज कोई भी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मेरे अंडर ये मुझे स्टिग्मा लग जाए कि डिफॉल्ट हमने कर दिया है अल्टीमेटली। लेकिन हुआ ही बिकॉज ये वेल थॉट आउट चीज़ें जब नहीं होती तो इनएविटेबल हो जाती है, और यही हुआ कि बेस्ड सॉल्यूशंस जब दे रहे होते हैं, उनको डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ गया, right? उनको अपने तमाम क्रेडिटर्स के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ा, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, IMF पैकेज पे गए एंड ऑल। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए नहीं हुआ था कि वो ऑर्गेनिक चले गए थे। ऑर्गेनिक वो इसलिए गए थे क्योंकि बैंक पेमेंट क्राइसिस आ रहा था, और ये वेल थॉट आउट नहीं था। जबकि अगर वो ये कहते कि रीजेनरेटिव पहले जाते और फिर एक गोल करते कि यार हम पहले, हमारा गोल है 20% लैंड ऑर्गेनिक पे लेके जाएंगे, उसको अच्छी तरह देखेंगे। सबसे पहले गोल ये था फार्मर फील्ड स्कूल्स बनाते, ट्रायल फार्म्स बनाते, जिस पे गोल ये होता है कि वो टाइम हमने पहले रीजेनरेटिव होते होते कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पे जाना है, राइट? दूसरी बात है कि आपको फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक में भी चाहिए, दिस इज द अदर मिसनोमर, राइट? अच्छा, अगर एक जियोलॉजिकल प्रोफाइल सॉइल में, लेट्स से कोई न्यूट्रिएंट, सेलेनियम नहीं एग्जिस्ट करता, आयोडीन नहीं एग्जिस्ट करता, कोबाल्ट नहीं एग्जिस्ट करता, दीज आर ऑल एसेंशियल थिंग, राइट? हसनैन भाई हमारे साथ बैठे हुए, ही हैज मोर एक्सपर्टीज इन पोल्ट्री देन आई नो ऑफ anyone in Pakistan at least, right? And mashallah is a trained scientist, तो वो समझते हैं इस बात को कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो कि पोल्ट्री में भी हम देते हैं, ये एंजाइम कोफैक्टर्स, जब ये एक्स न्यूट्रिएंट नहीं मिलता किसी भी एनिमल को, दैट इंक्लूड्स ह्यूमंस, तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस बॉडी में नहीं हो सकते बगैर उन कोफैक्टर्स के। जब वो रिएक्शंस नहीं होते तो ओवर टाइम आपके डिफरेंट फेलियर्स हो जाते हैं। कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ परफॉर्मेंस, यील्ड, हेल्थ, ग्रोथ रेट्स। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, राइट? Including tumor formation and many other things. So enzymatic reactions के लिए enzyme cofactors चाहिए। वो enzyme cofactors हैं various types of nutrients, whether it's a cobalt, whether it's a zinc, boron, magnesium, manganese, whatever it is. अगर वो एक geological profile में exist ही नहीं करती soil में, तो वो कहाँ से, वो sort of out of thin air तो नहीं प्रोड्यूस होंगी, तो वो आपको देनी ही देनी है। बट वो आप ऑर्गेनिक फॉर्म्स में दे सकते हैं, और आप ऐसी सॉइल क्रिएट कर सकते हैं जो हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कर रही है, जिसकी वजह से वो बायो अवेलेबल हो रहे हैं, प्लांट अपटेक कर रही है और प्लांट को मिले। लेकिन आपको थोड़ी मिकदार तो डालनी पड़ेगी, चाहे आप उसको अपने कॉम्पोस्ट में डाल के फिर उस कॉम्पोस्ट को सॉइल में डाल रहे हैं, चाहे आप उसको विया फॉलियर एप्लीकेशन प्लांट को दे रहे हैं, जो कि हाईली एफिशिएंट तरीका है, यानी कि बजरिए स्प्रे, राइट? अच्छा। तो जब वो प्लांट के लीव्स में जो स्टोमाटा है, थ्रू स्टोमाटा एब्जॉर्ब करती है, वो फॉरेन ब्लड में, यानी कि प्लांट के इंट्रावेनस हो गई एक तरह से। इट्स लिटरली लाइक इंट्रावेनस। जब हम एक चीज़ खाते हैं, हम एक न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो 2 से 3 घंटे कम से कम उसको लगता है ब्लड स्ट्रीम में जाने में, लेकिन इंट्रावेनस जो है वो फॉरेन चली जाती है। इसी तरह फोलियर एप्लीकेशन फॉरेन जाती है। जब आप सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर देते हैं, अप टू 2 वीक्स लग सकते हैं टू गो इनटू द प्लांट, फ्लोएम एंड जाइलम। इस तरह वो फ्लोएम और जाइलम में फॉरेन चली जाती है। तो आपने ये किया कि मैं सॉइल बेहतर करूँ। सॉइल
अच्छा अभी वही ना असल में आप एक डिटोर पे ले गया अच्छा मेरा काम है डिटोर पे ले जाना ठीक है तो इसलिए आज हम detours about detours के लिए आए. But coming back to the main story. So the main story was that I first looked at organic cotton. कि organic cotton farmers कैसे achieve कर रहे हैं जो results without glyphosate, without pesticides, pink bollworm एक बहुत बड़ा issue है, especially South Asia में कैसे tackle कर रहे हैं. तो मैंने sort of एक किताब पढ़ी organic farming पे, specifically organic cotton पे एक किताब. मेरे एक दोस्त आ रहे थे, थैंकफुल उनकी शादी हो रही थी और मैंने अमेज़ॉन पे ना जितनी मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बुक्स मिली वो सब मैंने शिप कराए, उसको वो साथ लेकर आए. और उसके बाद ऑर्गेनिक कॉटन पे स्पेसिफिकली मैंने पहली किताब जो पढ़ी वो ऑर्गेनिक कॉटन वाली थी. एंड इट वाज बेसिकली चैप्टर बाय चैप्टर ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आर रिजॉल्व्ड यूजिंग ऑर्गेनिक सिस्टम्स. इंटरक्रॉपिंग उसमें की जाती है, उससे भी पेस्ट कम आते हैं. इंटरक्रॉपिंग क्या चीज़ होती है? मतलब एक क्रॉप के साथ दूसरा क्रॉप लगा देना एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे. अच्छा और यूजुअली वो ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. तो ये सो सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप. आप भी कर रहे हाँ, होते हम भी करें. हम बहुत छोटे लेवल पे करते हैं. मतलब क्या वो अच्छा दोबारा इंट्रोड्यूस कराने लिए भाई जो है ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल फार्मिंग जो है वो कर रहे Conventional हो जद्दी पुश्ती जी रद्दी पुश्ती बट सही है, ठीक है कहते हैं. ठीक है भाई ये है कि अब देखें ना तैमूर भाई जैसा कह रहे हैं, अब तैमूर भाई से तो एज ए ट्रेडिशनल फार्मर हम सब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सिखा सकते हैं. उसकी वजह ये है कि अब इनका केमिकल लेवल पे मतलब वो उस चीज़ की उस तय तक उनको पता है कि क्या करना है यार. अब मैं तो वो बोल रहे थे वो जो लाइसोफेट आई थिंक मैंने हाँ लाइसोफेट तो वो मुझे उसका कमर्शियल नाम पता है. राउंड अप हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मर बहुत करता है. दवाई क्या के दवाई क्या कहती है जो सारी बूटियाँ मार. अच्छा सारी वो बूटियाँ मारने अच्छा दख मार जाएंगी. अब हमें तो नहीं पता ये क्या मतलब क्या चीज़ है. अब बाद में पता चला ये कॉटन में भी पूरा इस्तेमाल हो जाता है. ये मतलब कॉटन की फील्ड्स में लग रहा है और हर चीज़ मार रही है बट वो सस्टेन हो रहा है, फ्लड करके फ्लड कर देते हैं ना. हमें तो सिर्फ स्प्रे का पता है. बट ये इंटरक्रॉपिंग है ना वो ट्रेडिशनल फार्मर करता है. ट्रेडिशनल फार्मर किस तरह करता है वो कन्वेंशनल फार्मर वो ये है कि वो अगर जो उसका ऑर्चर्ड है कोई फॉर एग्जांपल ऑरेंज ऑर्चर्ड, वो ऑरेंज ऑर्चर्ड के साथ कर रहा है वीट लगा देता है या वीट लगा देगा या उसके साथ वो कोई वेजिटेबल लगा बट देगा. वो एक प्रैक्टिस बनी हुई है जनरेशनल, बट उसको एक्टिवली वो ऐसे नहीं कर रहा होता जैसे शायद आप बता रहे हैं कि रीजन क्या है उसका, वो उसको सोच भी नहीं रैशनली सोच रहा होता, वो बस एक प्रैक्टिस कर रहा और वीट इतना अच्छा नहीं है. तो उसी वीट जब आप लगा रहे हैं ना तो वो दैट्स नॉट ग्रेट फॉर द ऑर्चर्ड क्रॉप. इट शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट्स सिनर्जिस्टिक. यहाँ पे तो ग्रेड की बात ही नहीं हो रही ना, ये तो ट्विस्टर फार्मर है. इनका तो बस है कि यार अच्छा जमीन खाली पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल जमीन को एक मैं अपनी फार्म पे अपनी टीम को ये कहता हूँ एक इंच कीमती है. हाँ राइट हम उसको किस तरह मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. और ये एक जर्नी है. हम भी नॉट कि हमने परफेक्ट कर लिया इसको, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू नो द साइंस राइट कि कॉम्प्लीमेंट्री इट हैज टू बी सिनर्जिस्टिक. आई थिंक ये बात भी समझना कि ये एक जर्नी है इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें श्रीलंका के एग्जांपल से भी यही पता लगता है कि दिस इज अ जर्नी. यस इट इज. तो आपने वो देखा, आपने कहा कि यार आई एम गोना गो टू दिस जर्नी because this will be more sustainable 8 year 10 years down the lane because farming is a long term business. इट्स अ लॉट. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ ली फिर उसके बाद हाँ किताबें पढ़ी, रियलाइज किया कि अच्छा चलो ऑर्गेनिक सिस्टम्स में किस तरह से आप पेस्ट को मैनेज करते हैं और प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं. इंटरक्रॉपिंग करते हैं आप फेरोमोन ट्रैप्स लगा लेंगे जिससे कुछ इंसेक्ट्स आके उन फेरोमोन से अट्रैक्ट होते हैं एंड देन दे गेट ट्रैप्ड इन राइट. तो इस तरह का आप डिस्टर्ब करते हैं उनके मीटिंग साइकिल्स को लाइक लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आपने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए अगर पनाह गाहें बनाई गई अपने फार्म पे तो फिर आपके गुड गाइज होंगे एंड आप जो कि बैड गाइज को ख़त्म कर देंगे. तो आपका चीज़ें एक बैलेंस में सिस्टमिकली बैलेंस में रहेगी. एक इकोसिस्टम डेवलप होकर उसके बाद हम इकोसिस्टम खराब कर देते हैं. अच्छा कन्वेंशनल फार्मर्स इकोसिस्टम खराब करते हैं. सर फेरोमोन्स वाली डिस्कशन काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग है. यानी कि ये वो चीज़ है जो कि वो अच्छे इंसेक्ट्स को ये बायोडाइवर्सिटी जो कैसे नहीं इंश्योर करते कि सिर्फ अच्छे इंसेक्ट्स ही अट्रैक्ट हों, कोई जो है ना लोकस वगैरह ना आ जाए, इस तरह की चीज़ें ना हो जाए. एग्जैक्टली. ये इसके लिए देखें हैबिटेट पे आते हैं. मैं एक बात और करता चलूँ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट. आई मीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट बल्ब्स. ठीक है. एक ये था मुझे स्टडी मिली इंडिया में, मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ से, और वहाँ पे उन्होंने 10 years आफ्टर अ ट्रांजिशन एक लोकल एग यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया कि जो फार्मर्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिल्स को बेच रहे थे, वो मिल्स कपड़े बना के फॉर चिल्ड्रंस क्लोथ्स यूरोप बेच रही थी, नेदरलैंड्स वगैरह. तो वहाँ पे उस तरह से ये प्रोसेस शुरू हुआ था अर्ली 90s में. सो 10 years लेटर उन्होंने स्टडी किया कि जो फार्मर्स ऑर्गेनिक उगा रहे थे और उनके नेबर्स अभी भी बीटी कर रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स में डिफरेंसेस हैं. और
जो रिजल्ट्स थे वो शॉकिंग थे मेरे लिए, क्योंकि सेम यील्ड्स आ रही थी ऑर्गेनिक फार्मर की और नेबरिंग बीटी कॉटन फार्मर की, सेम यील्ड्स, लेकिन कन्वेंशनल मेथड से जो कि बीटी कॉटन उगा रहा हाँ। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी हायर थी ना, उसको एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ रहे थे और उसको एक प्रीमियम भी ऑर्गेनिक कॉटन का मिला। लेकिन आप प्रीमियम को ख़त्म भी कर देते हैं, लेट्स अज्यूम कि ही इज़ नॉट गेटिंग दैट, ही इज़ स्टिल बेटर ऑफ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाइट बल्ब। दर्द सर नहीं है उसके लिए, इतनी सारी चीज़ें जनाब। एग्जैक्टली, और आई थिंक कॉस्ट भी उतनी नहीं। उसके कॉस्ट हुई ना, उसकी कॉस्ट भी कम थी पेस्टिसाइड नहीं ले रहा, क्योंकि वो एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड और इनपुट्स नहीं ले रहा, एंड ही इज एबल टू अचीव दिस रियली गुड यील्ड्स। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, एंड ऑफ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, ऑफ अ प्रीमियम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, गुड यील्ड्स, सेम यील्ड्स एंड ऑफ अ प्रीमियम प्रोडक्ट। इसके उसको प्रीमियम, That means more money. that does mean more money. So he was more, they were more profitable and they were getting the same yields, which is आज की डेट में अगर एक कन्वेंशनल फार्मर इस पे आता है या इसको शुरू करता है, उसको कितना टाइम लगता है और उसको वो प्रीमियम कब नजर आना शुरू होता है? देखिए प्रीमियम तो सबसे पहली बात तो ये कि if everybody does this there will be no premium. The premium only exists because of scarcity, एक्सक्लूसिविटी। exclusivity. जी बिल्कुल। ठीक है, so that's the first thing, the premium will disappear the second the quorum size increases, right, when you have enough people doing it. लेकिन the goal, that's why the goal cannot be कि premium based entice करेंगे। Premium वैसे ही हर कोई दे नहीं सकता, because in any case in many parts of the world we have a huge food inflation, fiber inflation crisis, right? तो अगर आप premium तो लोग दे ही नहीं सकते, गेम तो ये है कि आपने कैसे कॉस्ट को मिटिगेट करना। तो इसलिए the way you do this and the way you promote it is by talking about how you can decrease your costs for farmers and also enhance your yields, right? ये लोग organic farming कर रहे थे एक बड़ी, अच्छा ये 90s की बात है, right? उस वक्त से अब तक हमारा जो नॉलेज बेस इंक्रीज हो चुका है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, हर चीज़ इतनी इंप्रूव हुई है, एवरीथिंग फ्रॉम योर टेलीविजन्स टू द फोन्स फ्रॉम द 90s टू द कंप्यूटर्स फ्रॉम द 90s टू नाउ। इस तरह एग्रीकल्चर में भी तरक्की हुई है, ठीक है, ग्लोबली, लाइक द काइंड्स ऑफ टूल्स वी नाउ हैव, the kinds of no-till planters we now have, ड्रोन्स भी आ गए हैं। ड्रोन्स आ गए, रोबोटिक वीडर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, जिससे मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम हर्बिसाइड्स को completely ख़त्म कर सकेंगे। As that becomes mainstream, the costs go down. I think it's a game changer. By the way, you're using a drone for We are for spraying, yes, alhamdulillah. so ironing your palm pe And it's an incredible, I think, tool. cost saving. Cost saving भी है, but एफिशिएंसी बढ़ा देता होगा। efficiency and quality, right? जो हैंड फोलियर है या ऑर्चर्ड में हम वो यूज़ करते थे ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर के पीछे, राइट, तो वो स्प्रेयर जो है वो एक बहुत जेनेरिक स्प्रे कर रहा है, लेकिन जो ड्रोन है उसका ड्रॉपलेट साइज से लेके उसके PSI किस स्पीड से वो सॉर्ट ऑफ ड्रॉपलेट को प्लांट के सरफेस पे मार रहा है, बिकॉज PSI भी मैटर करती है। अब PSI कैन श्रेड द माइक्रोबायोम of the plants like phylosphere, the leaf surface, right? तो वो किस स्पीड से जा रहा है, ड्रॉपलेट का साइज क्या है, जितना वो टाइनी होगा, जितना मिस्ट लाइक होगा, ठीक है। उसके अलावा वो कोट किस पार्ट को कर रहा है, टॉप ऑफ द सर्फेस को कर रहा है या बॉटम ऑफ द लीफ सर्फेस को कर रहा है। एक्सेप्ट फॉर ग्रासी क्रॉप्स, तो ग्रास क्रॉप्स पे अप्लाई नहीं करता, लाइक शुगर केन पे नहीं अप्लाई करता, व्हीट पे नहीं अप्लाई करता, मेज पे नहीं अप्लाई करता, लेकिन बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं, जैसे कि ऑर्चर्ड, वेजिटेबल्स, ऑर्चर्ड क्रॉप्स एट्सेट्रा, उन सब पे जो बॉटम ऑफ द लीफ है 90% स्टोमाटा बॉटम पे है, सिर्फ 10% टॉप पे। तो व्हाट यू वांट इज द बॉटम ऑफ द लीफ सर्फेस टू बी कवर्ड इन द ड्रॉपलेट्स, ताकि जो आप न्यूट्रिएंट, बायोस्टिमुलेंट, माइक्रोबियल इनोकुलेंट अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो प्लांट के अंदर, क्योंकि 90% स्टोमाटा जो है वो बॉटम में है। और ये ड्रोन किस तरह करता होगा? ड्रोन एक तो मिस्टिंग क्रिएट करता है, तो वो मिस्टिंग हर जगह जाती है इंक्लूडिंग बॉटम से। साथ हम एक एडजूवेंट डालते हैं, मिक्स करते हैं टैंक मिक्स के अंदर। तो हम जो एडजूवेंट यूज़ करते हैं वो सिट्रस बेस्ड है, एक कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी एक्चुअली, वो प्रोड्यूस करती है, इसको वेट सिट नाम है, बट देयर आर मेनी अदर एडजूवेंट्स इन द वर्ल्ड। एडजूवेंट क्या होता है? एडजूवेंट ये होता है कि वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मर यहाँ पर होंगे। सही बात। तो प्लेन इंग्लिश बेसिकली पॉइंट ऑफ डेलिक्वेसेंस को चेंज करता है, लेकिन उसका प्लेन वो क्या होती है? वो असल में कर ये रहा है कि वो रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है कि ड्रॉपलेट जो है ना ज्यादा देर प्लांट सरफेस पे मुकीम रहेगा। हाँ। जितनी देर वो ड्रॉपलेट जो है ना, पानी का कतरा छोटा सा ड्रॉपलेट है, वो ड्रॉपलेट्स रहेंगे, लीफ सी उतनी एब्जॉर्प्शन उतनी बढ़ेगी, जितने घंटे वो रहेंगे उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे। प्लांट को भी टाइम मिल गया, प्लांट को भी टाइम। फिर you took this path, coming back to the story, इंट्रोडक्शन का मेरा इंट्रोडक्शन, ये आपने कहा कि I'm going to take this path, उस स्टडी को वो स्टडी थी, फिर एक 2008 की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी थी, वो ये शोकेस करती है कि
ग्लोबल साउथ में जहाँ सॉइल्स बहुत पुअर है, और ये पूरे ग्लोबल साउथ का फिनोमिनन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारे बहुत पुअर सॉइल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत लो है। हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मे बी 0.7 हुआ करता था किसी वक्त में, अब एवरेज 0.3 समझा जाता है कि रह गई है हमारी सॉइल्स में जहाँ हम ऑपरेट करते हैं, उस पर कम हो गई है। वो 0% कम हो गई, क्योंकि जब आप टिलिंग करते रहते हैं बार बार तो आपकी सॉइल्स डिस्ट्रॉय होती है, माइक्रोबायोम खराब हो जाता है। माइक्रोबायल भी बायोम भी डिस्ट्रॉय होता है, और कार्बन सारा रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन के, राइट। इनफैक्ट जिसको लॉक करना है आपने। जिसको हमने लॉक करना है, इनफैक्ट 1978 या 79 तक हर साल जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन पोल्यूशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थी, वो कार्स या इंडस्ट्री नहीं थी, टिलिंग थी, वो एक्चुअली वो लैंड यूज था, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन प्लस हैवी टिलिंग इन सॉइल्स थी। उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है कि हमारी इंडस्ट्री का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ग्लोबली, और ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि दैट बिकम्स द लार्जेस्ट सोर्स। लेकिन अंटिल द लेट 70s, और वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट अल गोर ये कहानी अक्सर बताते हैं कि दैट्स द ईयर आई जॉइन कांग्रेस। लेकिन जब तक मैंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी, तब तक लैंड यूज वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड emissions in the world. And since the start of the industrial revolution, heavy tilling उसके बाद से जब शुरू हुई, जब मैकेनिकल टिलेज आ गई, क्योंकि उससे पहले तो ऑक्सन या हॉर्सेस बेसिकली टिलिंग करते थे। दांग। हाँ, लेकिन वो टिलिंग भी बहुत बुरी थी। लेकिन मैकेनिकल टिलिंग उससे भी और ज्यादा स्टेरॉइड्स मिलेगी, राइट, बिकॉज यू कैन डू मच हैवियर, यू कैन गो मच डीपर, यू कैन गो फास्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से पिछले 150 से 200 सालों में इंसानों ने, हमारे पास इस अर्थ पे 6 ट्रिलियन ट्रीज हुआ करते थे, अब हमारे पास 3 ट्रिलियन से कम रह गए, राइट। सो पीक ट्रीज हम sort of वो बस वो नॉर्थ पोल वाले के करीब वाले जो वो ट्रीज हैं वही बस रह गए हैं, और अमेजोन के जो हैं Amazon पे लाया हुआ है। पॉकेट हर जगह ही में पाकिस्तान के ऑब्वियसली कुछ इंडिजिनस फॉरेस्ट भी हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काट गया है। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा, हमारे पता नहीं 6% होता था फॉरेस्ट कवर, अब शायद 2.5 से 3% रह गया है, तो बहुत मैसिव नुकसान। आइडियली तो 25% होना आइडियली 20 to 25%। और स्कॉटलैंड जो है वो उसने बढ़ा दिया। स्कॉटलैंड वेंट टू अबाउट 5% और समथिंग, एंड दे आर नाउ ओवर 20%, राइट। तो ये हो सकता है ममालिक जो ये प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी और उस पर मेहनत करते हैं, वो अचीव कर लेते हैं। But again, circling back to the main point, which is आपने एक 2 स्टडीज की बात की थी। 2008 की मिशिगन स्टडी पे आते हैं। तो ये स्टडी शोकेस करती है कि ग्लोबल साउथ में जब आप एग्रो इकोलॉजिकल, विच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस, सॉइल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी यील्ड्स अप टू 30% इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। ठीक है। एज अपोज टू कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर विच आर रिडक्टिव मोनोकल्चर्स। यहाँ पे रीजेनरेटिव को जरा डिफाइन। अच्छा, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया इस कॉन्वर्सेशन से हो गया होगा, वो बहुत डीजेनरेटिव, ठीक है। अब मुझे हमें आइडिया नहीं है। वो डिस्ट्रक्टिव है। डीजेनरेटिव का मतलब ये हुआ कि वो डीजेनरेट, डिस्ट्रॉय करना। हाँ, वो जिस तरह वो टिलिंग का कहते हैं ना, हमें सुकून ही नहीं मिलता टिलिंग के बगैर। अच्छा, किसी ने कुछ अर्से पहले मेरे साथ ये डिस्कशन की थी कि वो माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर देती है जो टिलिंग होती है, और मुझे समझ ही नहीं लगी थी। मैं कह रहा था यार क्या बातें कर रहे हो, उसके बगैर तो उगा ही नहीं सकते आप कुछ, अब क्या करेंगे। अच्छा, ये बात सच है। अच्छा, For thousands of years, so basically about 10,000 years ago agriculture शुरू होता है। उससे पहले humans जो थे वो hunter gatherers थे। हमारे पास enough evidence है इस चीज़ की। humans basically, और आज भी कुछ tribes hunter gather करके रह रही हैं। वो सिर्फ अफ्रीका में रहेगी, सेरेंगेटी में। Maasai is one of those tribes। वो उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह thousands of years से उनके ancestors रहते थे, which is through hunting and gathering, right। तो वो कोई रूट वेजिटेबल्स डिफरेंट सीजन्स की जो नेचुरली ग्रो करती हैं वो खा ली, बेरीज डिफरेंट श्रब्स या फ्रूट्स ट्रीज पे नेचुरल जो उग रहे हैं उनको खा लिया। स्पीयर से मैमथ मार स्पीयर से एनिमल्स मारे, और वो आज तक मैमथ्स तो अब नहीं है, बट वो अब जो डिफरेंट बॉक्स हैं और गिजेल्स हैं और इस टाइप के एनिमल्स वो मार के खाते हैं। तो दैट्स व्हाट ह्यूमंस यूज्ड टू डू। फिर 10,000 ईयर्स अगो एक और रीजन एग्रीकल्चर की क्यों होती है, क्योंकि हमारी एक रिमार्केबल क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, आइस एज रिट्रीट करती है और होलोसीन शुरू हो जाता है। यू गॉट रिमार्केबल वेरी प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट्स, और उससे फार्मिंग जो है वो उसका इब्तिदा होता है। अच्छा, फार्मिंग करने के लिए आपको ज़मीन की तैयारी करनी है, क्योंकि आप सीड ज़मीन की ऊपर सख्त लेयर बन जाती है। आप उसमें सीड कैसे डालेंगे, आप वो कर नहीं सकते, राइट, जनरली स्पीकिंग। However, so this is what most humans started doing when they started farming and it started in the Near East, Mesopotamia. It started in, Mehergarh, the Indus Valley civilization. और civilizations भी इसलिए बनती हैं
क्योंकि फार्मिंग हो सकती है, राइट? You can farm greens, you can store grains, you can't store fruits, you can't really store vegetables, but you can store grains. कोई पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके. But you can do it in one place and people can live by. And then gardens to divide होते हैं. Yes. You can consolidate them. You can consolidate them, and that's why civilization is built. Right. So you have these civilizations, and every single great civilization, every single one of them gets destroyed, at least in part because वो अपनी ज़मीन को तबाह कर देते हैं, soil को destroy कर देते हैं. और इस पे बहुत कमाल किताब है, Dirt and the Erosion of Civilization by David Montgomery, जो कि एक प्रोफेसर है, एकेडमिक है, और उन्होंने बड़ी एकेडमिकली साउंड एविडेंस बेस्ड बुक लिखी है. और वो ये शोकेस करते हैं कि ग्रीस, रोम, एंशंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, all of these civilizations got destroyed, क्योंकि एक पॉइंट आता है सॉइल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो जाता है, और फिर सडनली यील्ड्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं. Sustainability आपको 20% यील्ड के डिक्लाइन अगर आ गया आपकी मेन ग्रेन्स में, पॉपुलेशन साइज इतना तब तक बढ़ चुका होता है कि सडनली आपका फैमिन लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं, शॉक्स, एंड यू गॉट शॉक्स टू द सिस्टम, एंड देन सिविलाइजेशन स्टार्ट टू डीजेनरेट एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय. अच्छा, इसमें मेरे पास एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है. ये मैं पढ़ रहा था कि शायद पहले शायद लोग इसी पे डिपेंडेंट होते थे, लेकिन फिर बाद में हेबर बॉश प्रोसेस जो है वांट टू डू सो, उस हेबर बॉश प्रोसेस की वजह से फिर आप जो है ना बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया जिसको हम जी कहते हैं, जी वो हेबर बॉश प्रोसेस है. जी. और उसके लिए तो ये एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट और एक जर्मन केमिस्ट, और उस केमिस्ट ने फिर नोबेल प्राइज भी इसके लिए जीता था. एंड इसमें भी फ्रैंकली कोई शक नहीं है कि यूरिया has allowed for us to have the population that we today have, like 8 point something billion, right? Without that source of nitrogen, it would not have been possible, especially with the knowledge that humans have now. And then we'll get to what is cutting edge regenerative farming. Can we make do with less nitrogen? And the answer to that is yes. And there are cutting edge solutions out there that are coming that will further allow us to dramatically decrease the amount of nitrogen we need. But until very recently, and the knowledge base that we had, it would have been impossible. तो इसमें कोई शक नहीं कि हेबर बॉश प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट था. लेकिन जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव भी था, क्योंकि यूरिया जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं उन दिहाइयों से फॉलोइंग हेबर बॉश, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव है टू द सॉइल माइक्रोबायोम. जब आप इतना ज़्यादा सडनली नाइट्रोजन डाल देते हैं तो वो माइक्रोब्स के लिए बहुत बुरा साबित होता है, और उसके और बहुत सारे मनफी असरात हैं एनवायरनमेंट के लिए. उससे लीचिंग होती है, क्योंकि आप एक वक्त में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं कि वो प्लांट्स तो यूज़ ही नहीं कर सकती, तो वो मेजॉरिटी नाइट्रोजन मे बी 70-80% स्पेशली पाकिस्तानी सॉइल्स में ज़ाया होता है. वो या तो लीच डाउन होता है और आपकी वाटरवेज को बर्बाद करता है, उससे ग्राउंड वाटर खराब होता है, राइट, और कार्सिनोजन, ठीक है, कैंसर कॉजिंग. अच्छा, और या वो वॉलेटाइज होकर नाइट्रस ऑक्साइड बन के आसमान में चला जाता है, और वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 298 टाइम्स मोर पोल्यूटिंग है देन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज फार वर्स. जिस तरह मेथेन जो है वो 92 टाइम्स molecule by molecule, it's more polluting, it's more warming than a carbon dioxide molecule. It's a nitrous oxide is, I think, something like 298 times. So it's extremely dangerous from both a climatic stability point of view and from a local pollution point of view, क्योंकि waterways destroy. अच्छा, मैं भी ये पढ़ रहा था कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फार्मिंग करने की वजह से उनकी ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं, तो वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं इलाके ममालिक के जहाँ पे वो कॉपर फार्मिंग कर सकें ना. तो बात मुझे समझ नहीं आई थी कि एक्चुअली इट नाउ मेक सेंस कि एक्चुअली प्रोसेस हो क्या रहा है वो कि ज़मीनें. चाइना एक बहुत बड़ा सोय का इंपोर्टर है, फॉर एग्जांपल. उनकी एनिमल फार्मिंग ऑपरेशन सोय के बगैर, क्योंकि सोय इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स. चिकन्स में स्नैन भाई अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो चिकन की एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ हुई है, पता नहीं एस्ट्रोनॉमिकल भी कह ले, ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स क्या, ठीक है, वो सोय के बगैर नामुमकिन थी. हम खाली फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में इतना फिश कैच ही नहीं है कि आप फिश मील अलोन पे. मैंगो फिश मील इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. लास्ट टाइम डिस्कस्ड, इट इज नॉट इनफ, इट्स एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट इनफ. आपके मुल्क में एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ चिकन, और चिकन इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स लीन प्रोटीन, राइट. तो वो सोय के बगैर पॉसिबल नहीं है, और सोय हमारा इंपोर्ट होता है. हम यूएस आते हैं, द यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोय. सो चाइना में जब ट्रेड वॉर पार्ट 1 ट्रंप ने किया था, चाइना यूएस 2016, तो फिर तो चाइना ने एक 2017-18 में कि उन्होंने यूएस से सोय खरीदना ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम यूएस को इतना पनिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप सपोर्टिंग एरियाज हैं मिड वेस्ट वगैरह, जो रस्ट बेल्ट वाले जहाँ कॉर्न सोय की रोटेशंस चलती हैं प्रोडोमिनेटली, तो हम उनको हर्ट करने के लिए हम सोय यहाँ से नहीं लेंगे, हम सोए लैटिन अमेरिका. तो ब्राज़ील देन बिके, तो ब्राज़ील के फार्मर्स की लॉटरी लग गई, बिकॉज many billions and billions of dollars per year, I forget the exact sum I read it, but it's a lot of billions of dollars worth of soy
चाइना खरीदता है ब्राज़ील से। अच्छा, स्टडीज़ ये शोकेस करते हैं, आई थिंक मैंने द नेचर कंजर्वेंसी की, व्हिच इज़ वन ऑफ द बिग एनवायरमेंटल नॉन प्रॉफिट्स, उसकी स्टडी थी आई बिलीव, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई रेड दिस अ कपल ऑफ इयर्स अगो, कि चाइना का जो लैंड जिसमें सोय कल्टिवेट होता, सो द एकरेज डिवोटेड टू सोय, अगर उसकी यील्ड्स कंपैरेबल होती हैं टू ब्राज़ील और द यूएस, तो चाइना सोय में खुद कफील हो। अच्छा, They have enough acreage. The problem is the yields are very, very low because their soils in those areas have become very degraded and degenerated. तो जो soil capital है, वो literally एक सरमाया है. Soil का capital farmer जब build करता है तो उसकी yields में इजाफा होगा. ये हो नहीं सकता कि ना. तो यानी इन प्रैक्टिसेस की वजह से अब चूंकि उनकी सॉइल की यील्ड बिल्कुल कम हो गई है, तो इस वजह से वो दे लुकिंग आउटवर्ड्स के कहीं और जाके हम यही काम जरूर कर सकते हैं। इंटरनली भी काम कर रहे हैं कि हम अब वो काम कर रहे हैं कि सॉइल इंप्रूवमेंट पे, नो टिल की तरफ चाइना अब जाना शुरू हुआ है। दे आर लेट टू द गेम एंड सम थिंग्स इसकी तरफ, सॉरी, नो टिल टिलेज को अच्छा, नो टिल। देखिए, आज तक मैंने आपको बताया, आज तक फार्मिंग हो ही नहीं सकती थी टिलेज के बगैर, सिवाय कुछ पॉकेट्स में। कुछ इंडिजिनस, जिनको कहा जाता है, अमेरिकाज के इंडिजिनस लोगों ने फार्मिंग सिस्टम्स ऐसे बनाए हुए थे जिसमें वो टिलिंग के बगैर, वो बहुत स्मॉल स्केल पे करते थे, हल चलाए बगैर, उनकी आबादियां कम थी, वास्ट लैंडस्केप्स थे, और वो बेसिकली डंडियों के साथ सीड्स को डाला करते थे, और वो मोनोकल्चर नहीं कर रही थी, वो पॉलीकल्चर्स कर रही थी। एक वक्त में 3 चीज़ें उग रही हैं, राइट। तो जब वो, जिस तरह 3 सिस्टर्स बहुत फेमस एक तरीका है उगाने का, उसमें बीन्स को उगाया जाता है, यानी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर रहे हो। बीन्स, पंपकिन्स एंड कॉर्न को एक साथ उगाया जा रहा है। उससे आपको वीडिंग की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सॉइल भी आपकी कवर होगी। पंपकिन जो है वो उसके बता तो खुद वीड है, अगर देखा जाए वो ग्रो करती है इस तरह से, लेकिन एक सिनर्जिस्टिक है ना, वो आपने एक सिनर्जी ऐसी क्रिएट की कि तीनों को आपस में तफवियत मिल रही है। एक लेग्यूम सिस्टम में डाल रहा है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वो इतने क्लेवर उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए थे कि वो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स भी सीड्स को दिया करते थे। वो बेसिकली सॉइल को लेके और उस सॉइल से ट्रीट करते थे एग्जिस्टिंग सीड को बिफोर प्लांटिंग इट, या एग्जिस्टिंग एंडोफिटिक माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर रहते हैं बेनिफिशियल, उनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स को पानी के अंदर प्लांट को कुक करके उस पानी से सीड को ट्रीट करते थे, ताकि वो एंडोफाइट्स भी प्लांट के अंदर चले जाएं, बिफोर सीड के अंदर चले जाएं, बिफोर द सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल। सो दे हैड सम वेरी क्लेवर टेक्निक्स। अच्छा, तो इंडिजिनस, सिवाय सर्टन पॉकेट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स के, कुछ अमेज़न के अंदर कम्युनिटीज़ थी, वो भी छोटे छोटे एरियाज़ में बहुत वास्ट प्रोडक्शन ले रही थी। वो अपना तमाम ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकिल करते थे। कौन एस्टेक्स वगैरह की बात कर रहे हैं आपकी? नहीं, एस्टेक्स नहीं, मैं डीप इन द अमेज़न कुछ कम्युनिटीज। अच्छा। और वो क्रॉप रेजिड्यूज को और अपने ह्यूमन मैन्योर्स वगैरह को बर्न करके, अच्छा, सॉरी पायरलाइज करके, नॉट बर्न करके, पायरलाइज करके उससे बायोचार बना के सॉइल में डालते थे, और उससे एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्शन, बिकॉज वो बहुत पुअर सॉइल्स है। अमेज़न की सॉइल्स काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी लो कार्बन। ये वो ग्रैंड हैंकॉक की भी थ्योरी यही है, हाँ। कि वो अमेज़न फॉरेस्ट बनाया ही सब लोगों ने था, वो था नहीं फॉरेस्ट पर। अच्छा, फिर उन्होंने खुद लोगों ने उसको, वो जिस तरह करा ऊपर से चार कर करके ना। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसमें भी इसी तरह की बात की हुई थी कि ऑल्दो दिखने में जो अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको लश नज़र आता है, लेकिन अगर जब वो फार्मर्स उसको फॉरेस्ट को काटते हैं, ठीक है, तो उसको बर्न करते हैं, तो उसमें एक्चुअली सॉइल 2-3 क्रॉप्स के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी सॉइल असल में बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी की है। सर टॉप सॉइल उसकी थी सर, तो उसको से बर्न कर करके ना, ओवर टाइम अमेज़ोनियंस ने जो भी थे, तो ग्रैंड हैंकॉक ये कहता है कि ये मैन मेड फॉरेस्ट है। अच्छा, इतना बड़ा वास्ट मैन मेड फॉरेस्ट है, जब फ्रूट ट्रीज उधर हैं, उधर सिर्फ मोनोकल्चर नहीं, मतलब एक किस्म का वो, उन्होंने इतने ज़्यादा फ्रूट ट्रीज है कि अपने आप को सस्टेन कर लेगा, जिस तरह वो भाई कहते हैं ना, वो इतना सही पर, और एक बहुत ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है। तो और ये भी अगेन अक्कासी करता है कि सॉइल कैपिटल बिल्ड करना, अगर ये अमेज़न फार्म्स, अमेज़न इतना ज़्यादा जो हर साल करता है, स्लैश एंड बर्न होती है डिफरेंट पार्ट्स में, और पूरे बायोएथेनॉल के लिए जो वो बेसिकली वो कर रहे होते हैं, बायोएथेनॉल के लिए करें, बीफ की भी दुनिया में कंजम्पशन बढ़ रही है, तो बीफ के लिए आपको फॉडर उगाना पड़ता है। बट अगेन, अगर वो एग्जिस्टिंग सॉइल्स को बेटर मैनेज करें, तो एग्जिस्टिंग लैंड में कई गुना बेहतर अबंडेंस बच सकती है, राइट टाइप्स ऑफ रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस करके। और उसमें हम आएंगे वो क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्यों, कैसे। बट द मेन पॉइंट इज कि आज तक टिलेज के बगैर, सिवाय इन सर्टन पेनी इन पॉकेट्स के, ह्यूमंस फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, नो टिल टेक्नोलॉजीज हमें अलाउ करती हैं कि हम टिलेज के बगैर फार्मिंग कर सकें।
चाहे नो टिल या स्ट्रिप टिल प्रैक्टिसेस के जरिए, बिकॉज अदरवाइज आपको टिलिंग करनी ही करनी है। लेकिन टिलिंग बहुत डिस्ट्रक्टिव है। मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रीजेनरेटिव होता क्या है, राइट? बिकॉज एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि टिलेज बेस्ड है इंतहाई डिजेनरेटिव। तो देखिए, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स तो रिलेटिवली बहुत न्यू है, ये बेसिकली 20th सेंचुरी में आए हैं। उससे पहले तो इंसान कुछ भी इनमें से नहीं इस्तेमाल कर रहा था, right? लेकिन बिकॉज ऑफ द टिलिंग दैट वी वर डूइंग, स्टिल एवरी सिविलाइजेशन अल्टीमेटली collapsed at least in part because of soil erosion and soil exhaustion, right? तो ये शोकेस करता है कि टिलेज कितनी फ्लॉड और डिस्ट्रक्टिव है। अगर आज हम सारे सिंथेटिक्स और खासतौर पे बायोसाइड्स को ख़त्म कर दें, फिर भी आपका सिस्टम जो है वो सही नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, मतलब क्यों टिलिंग क्यों इतनी नुकसानदेह है? तो हम तो करते ही सिर्फ टिलिंग है। हाँ, बिल्कुल। टिलिंग हमें तो पता ही नहीं है टिलिंग के अलावा कुछ करने का। और टिलिंग तो चलो शुक्र लफ्ज़ समझ आ गई, बट जिस पर ज़मीन बहाते हैं। एग्जैक्टली, हल क्यों चलाते हैं? देखें, बात ये कि हल आपको इसलिए चलाना है क्योंकि आपका नहीं तो सीड अंदर कैसे जाएगा, जर्मिनेट कैसे होगा, सॉइल सख्त है हमारी, बड़ी क्ले कैलकेरियस, रूट्स कैसे बनाएंगे, एल्कलाइन सॉइल है, जो मेजॉरिटी साउथ पंजाब में डिफरेंट है, वहाँ हमारी सैंडी सॉइल्स है ज़्यादातर। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे फार्मिंग के इलाके हैं, सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, सिंध में मोस्ट फार्मिंग एरियाज, वो काफ़ी हद तक क्ले सॉइल्स हैं, ठीक है? अब वो क्ले बड़ी सख्त भी हो जाती है, राइट? बिकॉज क्ले पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े करीब करीब होते हैं। अब जो उसकी प्लेटलेट्स होते हैं, अब बेसिकली सिनारियो ये है कि टिलिंग इसलिए हमें करनी है बिकॉज हमें ज़मीन को सॉफ्ट करता है ताकि सीड प्रॉपर्ली जर्मिनेट करे, रूट्स बने। उसके अलावा सॉर्ट ऑफ हम वीड्स को भी ख़त्म कर देते हैं, हमें मौका मिलता है वीड्स को पहले ख़त्म कर दो, हल चला के उसके बाद फिर चीज़ लगाओ, फिर आगे ऑफ कोर्स वीड्स फिर से ग्रो करेंगी, फिर उसके लिए हमें या तो इंटररो कल्टिवेशन करनी पड़ेगी या हम कोई हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हर्बिसाइड के एक क्विकली मैं कहूँ कि हमने पहले बात ग्लाइफोसेट पे चली गई थी। ग्लाइफोसेट तो हर चीज़ को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी किलर है, लेकिन कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि सर्टेन प्लांट फैमिलीज को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एग्जैक्टली। तो आपका प्रिंसिपल क्रॉप अगर एक फैमिली से है लेकिन आपकी बहुत सारी बीड्स जो ग्रो कर रही हैं वो दूसरी फैमिलीज की हैं, तो फिर आप वो हर्बिसाइड इस्तेमाल करें। इस फार्म में ट्रेडिशनली हम जाते हैं ना, कहते हैं पेस्टिसाइड वाले के पास, वो कहता है हमसे सवाल ये कर रहा है, ये चौड़ा पत्ता है, ब्रॉड लीफ है, exactly, ठीक है, ये इसमें भी यही बातें होती ठीक है। चौड़ा पत्ता है क्या है? हम तो यही बताते, हाँ ये तस्वीर थी, ये चीज़, और कहते हैं ये देखा है। यस, ऐसी। ऐसे है ना, ऐसे। अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये था कि वो तो ठीक है, हमें टिलिंग का तो पता चला कि वो हमने बीज लगाने के, मगर टिलिंग से नुकसान क्यों? अब नुकसान पे आ जाते हैं। नुकसान ये है कि टिलिंग एक नहीं मल्टीपल नुकसान करती है। जब आप हल चलाते हैं तो आपके अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, वो सब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, एंड यू गेट नाइट्रस ऑक्साइड, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। नुकसान नंबर 1। नुकसान नंबर 2 ये है कि आपका माइक्रोब्स का एक घर बना हुआ है, उसमें है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किया, नीमेटोड्स, माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स, मैक्रो आर्थ्रोपॉड्स, अर्थवर्म्स। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट शुड बी इन अ गुड सॉइल। ज़्यादा हो गया, रोबोट सूप ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। मेरे सही है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऐसे जैसे लेट्स से हमारा घर है और अभी एक जायंट्स रहते हैं यहाँ पे और वो एक मशीन चलाते हैं जो कि हमारे पूरे घर को डिस्ट्रॉय करते हैं, परिवार को उजाड़ देते उड़ जाते हैं, ठीक है? तो उसमें हम भी आ जाए, कुछ हम मर रहे हैं, हमारा पूरी छतें उड़ गई हैं, ना हम ठंड में बर्दाश्त कर सकते हैं, ना गर्मी में रह सके हुए, हर चीज़ हमारी खत्म हो जाती है। फिर सनलाइट डायरेक्टली जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ माइक्रोब्स जो है, बिकॉज UV destroys microbes as we all know, तो वो मर जाते हैं, ठीक है? अच्छा, हमें लगता है कि जब तक धूप नहीं लगानी ना ज़मीन को, वो ज़मीन ठीक नहीं होगी। आई थिंक उसका फोटोसिंथेसिस बैड पैथोजेंस भी मार रही है वो, ठीक है? क्योंकि हमने सॉइल्स इन एनी किया। देखें, इस वक्त इन डीजेनरेटेड सॉइल्स हैं कि हल चलाए बगैर गुजारे नहीं होगा। गुजारा नहीं। तो आपको आप सिर्फ अगर नो-टिल मशीन भी हम ले आते हैं, दैट अलोन इज नॉट दिस। आई थिंक धूप लगवानी पड़ेगी, बिकॉज अगर अभी करेगा तो फिर तो सारा कुछ हो जाएगा, बिकॉज वो बैड पैरासिट तो आपको गुड माइक्रोब्स पहले इंट्रोड्यूस भी कराने हैं, माइक्रोबियल इनोकुलेंट के जरिए या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के जरिए, या दोनों, सही, ठीक है? और सीड को ट्रीट करें और उसके बाद फिर आप नो-टिल मशीन। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यार हमें वहाँ पे करते हैं फार्मर्स नॉर्मली कि यार एक क्रॉप ली ना, अब इस ज़मीन को महीना 2 महीना धूप लगवाओ। इससे मैं समझता हूँ भयानक प्रैक्टिस, इससे डिजेनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस कोई हो ही नहीं सकती। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ना जिसकी वजह से वो करते होंगे। देखिए, क्या बेनिफिट, हम शौक से पता नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या, या असल में हमें ना पास डाउन नॉलेज है ना ये, कि यार ये करो। अच्छा, पहले वो ट्रैक्टर नहीं होते थे,
मगर धूप लगवानी जरूरी है। एक फसल ले ली, अच्छा दूसरी फसल नहीं लेनी, एक 6 महीने उसको गैप दे दो, जमीन को सांस ले लेनी। हम सांस लेने देते हैं, ये सांस लेने वो फिक्सिंग क्रॉप्स जी हाँ एग्जैक्टली, कवर क्रॉप्स लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे थे भयानक प्रैक्टिस है लेकिन बैनर प्रैक्टिस क्यों? इसलिए क्योंकि देखें ये को एवोल्यूशन है या म्यूचुअलिज्म है। बेसिकली अगर हम दुनिया की नेचुरल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हर चीज़ को एवोल्यूशन है, हर चीज़ को एवोल्यूशन है और एक दूसरे के को एग्जिस्ट भी करती है और फीड करती है। जहाँ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है वो दोनों पार्टीज या मल्टी पार्टीज के लिए बेनिफिशियल सिम्बियोसिस है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल जो आजकल बड़ी फेमस हो गई है वो है माइकोराइजल फंजाई का रिलेशनशिप ट्रीज के साथ फॉरेस्ट में, राइट? तो आपके ट्रीज होते हैं जो ऊपर से अलग अलग ट्रीज लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऑल द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट आर कनेक्टेड थ्रू दिस माइकोराइजल फंजाई। माइकोराइजल फंजाई जो वो माइल्स अपॉन माइल्स स्प्रेड आउट होती हैं, वो रूट्स के अंदर चली जाती हैं प्लांट्स के, और रूट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक्सचेंज करती हैं। जो प्लांट रूट्स हैं उनको फीड करते हैं रूट एक्सोडेट्स, यानी कि कार्ब्स, शुगरी कार्ब्स जो कि वो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके लिए खाना है माइक्रोब्स के लिए। और वो जो माइकोराइजल फंजाई है वो पर्टिकुलर फॉस्फरस बट आल्सो सम अदर न्यूट्रिएंट्स सक करके दूर दूर से लेके प्लांट को दे, और वो आपस में इंटरकनेक्शंस पैदा किए हुए हैं। और वो इंटरकनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर एक प्लांट पे लेट्स से किसी पेस्ट का अटैक हो जाता है, किसी पैथोजन का अटैक हो जाता है और वो अंडर थ्रेट है, तो वो माइकोराइजल फंजाई वार्निंग्स दे देता है बाकी तमाम ट्रीज को, और वो ट्रीज जो हैं वो प्रोटेक्टिव कॉम्पाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, राइट? इम्यूनिटी इनहैंसिंग कॉम्पाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इतना इंट्रिकेटली लिंक्ड ये म्यूचुअलिज्म। और हम फंजाइसाइड्स को ना फ्लड कर देते हैं, यस, सो कि एक ही दफा ना बस खाना खराओ, खत्म करो। एक्सट्रीमली आई थिंक जो मैंने वो एवाटार में देखा था कि फॉरेस्ट इज वन बीइंग, दैट इज एक्चुअली ट्रू देन। इट इज ट्रू, यस, इन मेनी वर्ड्स एब्सोल्युटली राइट। और हम लोग वो फार्मिंग में हम कहते हैं कि यार ये नहीं नहीं फंगी बताया ये है वो होना ही नहीं चाहिए, धूप लगाओ, ये बता। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी हुई है कि समझना कि ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ नेचर, वी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट। तो हमें भी एक म्यूचुअलिज्म होना चाहिए। हम एक कीस्टोन स्पीसीज है। एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बायोलॉजी में कीस्टोन स्पीसीज का। कीस्टोन स्पीसीज जो एपेक्स स्पीसीज होती है, किसी भी इकोसिस्टम से आप कीस्टोन स्पीसीज को अगर हटा देते हैं पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, राइट? तो ह्यूमंस कैन बी अ कीस्टोन स्पीसीज एंड वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ कीस्टोन स्पीसीज। कुछ लोगों का ये व्यू है जो एनवायरमेंटल उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं और देखते हैं कि ह्यूमंस ने कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज की, वाकई में की। वो भी काफी एक्चुअली एक कैंसर है इस प्लैनेट पे। अनार्किस्ट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि फिर कहते हैं उड़ा दो सबको, आधा खत्म कर सकते एग्जैक्ट थैनोस। ठीक है, थैनोस लाइक एग्जैक्ट। लेकिन ह्यूमंस कैन बी, बट ऑफ कोर्स उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू हैव द नॉलेज, यू हैव टू हैव द राइट इंटेंशंस। We can be the keystone species that restores the planet. We have abilities, great ability to destroy the planet, जो कि हमने देखा है, लेकिन हम एक कीस्टोन स्पीसीज प्लैनेट को रीजनरेट करने की भी बन सकते हैं। असल में आई थिंक ये फोकस ऑन प्रॉफिट जो है ना, इसने मतलब और सिर्फ से स्टेक होल्डर्स को जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसने सिर्फ प्रॉफिट जो है ना वो सिर्फ शेयर होल्डर को बेनिफिट मिले, जबकि स्टेक होल्डर्स जिसमें प्लैनेट भी, तो स्टेक होल्डर बेस्ड कैपिटलिज्म मेक्स द मोस्ट सेंस, राइट? जिसमें प्रॉफिट इज वन पार्ट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज आप यू कांट बी इन द बिजनेस। और दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल चैलेंजेस। जब मैं अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे आऊँगा तो बहुत सारी नाइस चीज़ें हैं जो हम करना भी चाहते हैं, जो ओवर टाइम हमने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन अगर हम डे वन से करते हैं, और अभी भी कुछ हैं जो नहीं हम कर सके अभी तक, बट इंशाल्लाह वो वर्किंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन वो जब इफ वी आर नॉट प्रॉफिटेबल वी डोंट एग्जिस्ट। तो एनी गुड दैट वी वांट टू डू वी कांट इवन डू इफ वी कैन नॉट इवन मेक बेसिक एंड्स मीट। तो कोई भी बिजनेस जितना मर्जी अच्छा काम करना चाहता है, चाहे वो अपने CSR के थ्रू है, चाहे वो अपने प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ हाउ इट डज बिजनेस है, वो नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिटेबल है। सो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा वो एक कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं मैं कहीं देख रहा था कि वीडियो थी, वो बंदा कभी नाम नहीं आ रहा, वो कहते हैं पहले दिन से ही ना बस इसको छोड़ दो, फर्टिलाइजर छोड़ दो, पेस्टिसाइड छोड़ दो, बस मल्च कर दो और चला दो और चल जाएगा। मैं अगर मुझे जो है ना 100 रुपये मिलते, कितनी लोगों ने ऐसे फार्मिंग सिस्टम पाकिस्तान में मंजूर हो गया है सोशल मीडियाज़ पे, बट मैं अगर आपको बताऊं कितने लोगों ने मुझे आके बताया उन्होंने ये प्रैक्टिसेस की और उनको इतना नुकसान हुआ। कुछ लोगों की फैमिली से लड़ के उन्होंने की और फिर उनको सोशली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज देन द फैमिली उनका स्टैचर ख़त्म हो गया, दे लॉस्ट इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक नुकसान बहुत हुआ क्योंकि वो क्रॉप उस सीज़न की पूरी उनकी चली गई। बहुत लोगों को इतना नुकसान हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू।
इस तरह आप नहीं कर सकते। अभी हमने श्रीलंका पे की डिस्कशन की, आपको पीटर ऑफ करना है फर्टिलाइजर्स को और आपको उसके नेमल बदल फिर ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट्स देने हैं, राइट। और दूसरी बात, मैं यूरिया पे भी आ जाऊँ, और ये डिटेल आई वाज सेविंग दिस डिटेल फॉर लेटर जब हम ब्रास टैक्स ऑफ फार्मिंग इटसेल्फ पे आएंगे। लेकिन यूरिया मैंने आपको बताया कि बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, सॉइल माइक्रोबायोम के लिए बहुत बुरी है, सॉइल के कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को डिस्टर्ब करती है, जिससे बर्न ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता है अगर आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा डालें। हम डालते हैं इट्स द प्रैक्टिस दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। इट्स हाउ वी डू इट। हम बहुत ज़्यादा यूरिया डालते हैं, ठीक है, एक एक गो में हम मंड के डाल देते हैं, राइट। लेकिन जब आप मंड के डालते हैं तो फिर उसके मनफी नुकसान, क्योंकि मेजॉरिटी तो यूज़ ही नहीं हो रही। इसकी माइक्रो डोजिंग एसेंशियल है, इसको माइक्रो डोज करना है। और ये फर्टिगेशन से ऑब्वियसली आसान होता है। फर्टिगेशन फ्लडिंग में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हो सकती है। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट फर्टिगेशन है वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स के साथ होती है, चाहे वो आपके इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, सेंटर पिवट है, ठीक है। तो उससे फिर आप माइक्रो डोजिंग कर सकते हैं जब प्लांट को चाहिए जो फर्टिलाइजर आप उस वक्त दें। मगर ये एक ट्रेडिशनल फार्मर बेचारा जो अब वो गवर्नमेंट सब्सिडी के बगैर नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा, सपोर्ट प्राइस हम तो एज ट्रेडिशनल फार्मर्स हमें एक तो स्टबल बर्निंग भी करनी पड़ती है, एक तो हमने वो औजार निकालते हैं बड़ा अच्छा तरीके से, जो कि नोटेल प्लांटर हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है। उसकी भी तो अगर गवर्नमेंट सर्विस बेस्ड नोटेल प्लांटर्स ले आती है, राइट, एज अ सर्विस, उससे यील्ड्स भी बढ़ेंगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हमने अपनी ट्रायल्स भी की हुई हैं। इम्पोर्टेड नोटेल प्लांट, एक तो पाकिस्तान में कुछ नोटेल प्लांटर बन रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत, ये वो वीडियो में देखा था बड़ा वो बेल्ट के ऊपर वो चलते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा हमें ये अभी हम क्योंकि करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग, उसमें ये है कि बस फ्लडिंग करनी है यस। अब, और दूसरी तरफ दूसरे एंड पे है ये जो ड्रिप इरिगेशन है। यस अच्छा अभी नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मर, उसके बाद एक तो सबसे बड़ा मसला है कैश फ्लो। यस। अब हमारे पास एक बुरा सीजन आ जाए, हम अगर 5 साल वो कैश फ्लो मतलब उस नेगेटिव को संभालते संभालते वो प्रॉफिट ही नहीं लेते, कोई शक नहीं। फिर हम इन्वेस्ट कैसे करें? अब चलिए हम ड्रिप नहीं लगा सकते, वो ऑब्वियस है, 5 लाख का होगा, 6 लाख का होगा, 10 लाख का होगा पर एकड़, किसी के 5 एकड़ है। और लेकर देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट की सब्सिडी है पर एकड़ आपको, अगर आप इम्पैक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं विद सोलर, तो वो प्रॉबेबली आपको एग्जैक्ट कॉस्ट मैं नहीं बता सकता, बट प्रॉब्ली 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख भी वो ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और ये यहाँ पे गंदम का रेट ही निकल रहा है। यहाँ पे वो हम नेगेटिव में हम उसको ग्रो करके अब हम नेट नेगेटिव में गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग सिस्टम्स निकाल ली, ठीक है। देखिए, हर चीज़ होलिस्टिकली सिस्टमिकली आपको रिजॉल्व करनी है। सबसे पहले तो इस मुल्क में गवर्नेंस का जो फुकदान है उसको इम्प्रूव करना है, आपको टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव करनी है। देयर आर मेनी सेगमेंट्स जो टैक्सेस ही नहीं देते, या एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट्स ऑफ अंडर इन्वॉइसिंग होती है, जिसकी वजह से टैक्सेस आपने इतने हाई कर दिए हैं जो कि और इस नेगेटिव साइकिल को इन्फोर्स करती है। अब कल मैं एक स्टडी पढ़ रहा था प्राइन की कि टबैको का जो टैक्स गवर्नमेंट ने 2023 में इतना ज़्यादा बढ़ाया, उसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस टबैको सेक्टर की और भी कम हो गई और 302 बिलियन रुपीस पर ईयर का तो नुकसान सिर्फ आपको टैक्स एवेजन एंड टबैको से हो रहा है। ओवरऑल 3.2 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान सालाना हमें इलिसिट ट्रेड और टैक्स एवेजन की वजह से हो रहा है। टैक्स रेट्स हमने इतने हाई रखे हुए, टैक्स रेट्स कम होने चाहिए और कंप्लायंस पे फोकस होना चाहिए। अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हमारे मुल्क के पास इतने टैक्सेस होंगे। और फिर फोकस करें उन क्रिटिकल एरियाज पे। हमें बुलेट ट्रेन्स नहीं चाहिए लाहौर टू पंजाब, राइट? हाँ जी, महंगे, लेकिन वो बिलियंस ऑफ रुपीस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अभी जो 1 बिलियन रुपीस मुकर्रर हुए थे कनाल्स में जो कि चोलिस्तान में जानी होगी, देखिए हम एक वाटर अबंडेंट कंट्री बन सकते हैं। वो आई थिंक वो फेज़ 2 होना चाहिए उस तरह के प्रोजेक्ट्स। लेकिन फेज़ 1 में आपको अपने फार्मर्स की वाटर की कंजम्पशन को ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है। अगर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम्स हम लगा लेते हैं, जो कि मेरे नज़दीक पंजाब के फार्मर के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, सिर्फ अनलेस आप एक ऑर्चर्ड फार्मर हैं या कुछ सर्टन आप सिर्फ वेजिटेबल्स उगाते हैं, अदरवाइज जो हमारी जितनी भी रो क्रॉप्स हैं, वीट, स्प्रिंकलर सिस्टम फॉर द लेमैन क्या डू? वो एक सिस्टम, वो बेसिकली होता है कि मेटल के पोल्स निकलते हैं ज़मीन में से और उन पोल्स के ऊपर स्प्रिंकलर हाइड्रेंट्स लगे हुए होते हैं जो कि पानी को जैसे लॉन्स वगैरह में कभी-कभी हम देखते हैं फैलाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो रोज में लगे हुए होते हैं और उनकी ओवरलैपिंग भी हो रही होती है ताकि कोई भी चप्पा नहीं है। और वो क्या होता है जो कि गोल वाला होता है जिसमें वो सेंटर पिवट, सेंटर पिवट की जो ऑपेक्स है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो बहुत हाई है और उसके लिए आपको रकबा भी बहुत ज्यादा चाहिए। वो थोड़े एरिया टू मेक इट फाइनेंशियली वायबल, अराउंड अबाउट 100 एकर्स का एक सेंटर पिवट। कितनी सेविंग हो जाती है? 100 से ज्यादा हो जाए तो दैट्स स्प्रिंकलर अगर आप सिस्टम में लगा देते हैं तो कितनी इसके पानी की कितनी 50 to 60%। इसका एक और भी सॉरी है 50 to 60%, राइट? तो आप सोचिए, इसका ये मतलब कि आपके मुल्क में इतने सारे बंजर एकरेजेस पड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ एकर्स, यू कैन डबल दैट, आप उनको बाहर कर सकते। इतनी जो पॉलिटिकल टेंशन हो रही है हमारी सिंध के और पंजाब के साथ, जो कि बड़े बड़े सारे मेजर हाईवेज हमारे ब्लॉक हो गए हैं, वो
इस वजह से है कि जो उनका पानी जो है वो कम आ रहा होता है। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल टेल एंड के से ऊपर यानी ऊपर वाले लोगों को अगर आप ये दिलवा देते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, नीचे पे 40-50% पानी आप अगर बचा लेते हैं तो वो आपके तो वाफिर मिकदार में पानी है। आप और आप जो इस वक्त एकरेजेस है जो जहाँ काश्तकारी नहीं हो रही, आप उनको कर सकते हैं काश्तकारी, यू नो, you can make them ready for agriculture. और दूसरा ये फिर इसके बाद एक ड्रिप इरिगेशन की भी एक डिस्कशन है। ये अच्छा ड्रिप जो है ना बड़ा एक एक्सपेंसिव, तो हमारे फार्मिंग सिस्टम में हमारे पास हाई एफिशिएंसी इरिगेशन के चारों सिस्टम हैं, राइट? होज रील्स, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन एंड सेंटर पिवट्स, माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बड़ा मेहनत की है। लेकिन ड्रिप सिस्टम्स पे मैं एक वार्निंग साइन देना चाहूँगा। ड्रिप सिस्टम्स का मसला ये है कि उनकी हर कुछ साल बाद आपको एक बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है ड्रिप टेप का, और ड्रिप टेप पाकिस्तान में बहुत महंगी है। केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि शुरू वाला तो लग गया गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ, फिर 5 साल बाद जब आपको उस ड्रिप टेप को बदलना है, जो कि अच्छा खासा खर्चा है, ठीक है, आपका पर एकड़ कम से कम लाख 1.5 लाख का खर्चा है, तो आप कहाँ से? लेकिन मैंने सुना है उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी होती है बाकी तमाम उनसे। नॉट नेसेसरली, डिपेंड करता है आप क्रॉप क्या उगा रहे हैं। अभी मैं आपको पोटैटो की क्रॉप का बता देता हूँ कि हमारी सेंटर पिवट की यील्ड माशाल्लाह 2.2x थी ड्रिप की यील्ड से, अच्छा, और इम्पैक्ट स्प्रिंकलर की 2x थी ड्रिप की यील्ड से, माशाल्लाह। अब वो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर जो आप पहले बता दें मुझे, मगर इसका अगर एक कमर्शियल फार्मर है वो ये सब चीज़ें नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, मिसाल ये अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी फिर वो उस ओपन जो लैंड है फिर वो अदर रीजनरेटिव टेक्निक्स तो करे ना, उससे सॉइल इंप्रूव करे। देखें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेटिस्टिक, वो ये है कि हम अपने सॉइल्स को भी डैम्स बना सकते हैं। हर 1% जो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है एक सॉइल में, वो 27,000 गैलन्स ऑफ वाटर स्टोरेज आपकी सॉइल की टॉप 6 इंचेस में बढ़ा देता है। सर ये 27,000 गैलन। और अभी क्योंकि एक पॉडकास्ट है और एक हम CNN पे नहीं बैठे हुए, तो मैं अपने लैपटॉप पे चेक करता हूँ गैलन्स टू लीटर, लीटर्स में क्या बनता है। हमें गैलन्स देनी पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान में obviously लीटर्स मेट्रिक है ना ज़रा, डबल है calculator. So 27,000 means 102,000 से ज़्यादा लीटर्स। सो 1 लाख लीटर से ज़्यादा हम वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। 1 लाख लीटर फ्रॉम 6 इंचेस फॉर एवरी 1%। तो अगर आप 2% पे ले गए तो 2 लाख लीटर तो आप सिर्फ अपनी सॉइल में स्टोर कर सकते। इसका मतलब पानी कम लगेगा, पानी कम लगेगा, रिटेन भी नहीं, तो प्लांट और प्लांट की हेल्थ भी सुपीरियर हो। सर मगर ये तो होती है रेज बेड फार्मिंग, अब उसमें और ओपन जो फार्मिंग में फ्लडिंग होती है उसमें फिर भी फर्क है पानी की कंजम्पशन में। देखिए, जब आप बेड्स बनाते हैं तो कॉन्सेप्चुअली तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको बार बार मेंटेन करना और ख़ास तौर पे नो टिलेज पे लेके जाना ये इतना आसान नहीं है। तो मैं तो फ्लैट में बिलीव करता हूँ, ऑब्वियसली लेज़र लेवल लैंड हो और फ्लैट हो, और उस पर आप उसको नो टिल पे लेके जाएं, नो टिल करें, इंटरक्रॉप्स करें, कवर क्रॉप्स बहुत ज़रूरी है। आपने बताया 2-2 महीने जी हमारे फार्म पे भी अक्सर ये वक्त आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 5-6 हफ्ते जब है हम फ़ौरन एक कवर क्रॉप लगा रहे थे। उसका थोड़ा सा खर्चा ज़रूर है, लेकिन उसका सॉइल के बेनिफिट्स इतने हैं कि अब पूरा फार्म जो है वो हमारे फार्म का फोरमैन जो है, एडमिन मैनेजर, वो भी कहते हैं कि यार वो पहले दफ़ा बहुत स्केप्टिकल थे कवर क्रॉप्स पे, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो अब वो कहते हैं कवर क्रॉप। और ये कवर क्रॉप्स किस तरह का, कौन रीसिंग के यार कवर क्रॉप लाजमन लगाएगा, तो ये कौन से प्लांट्स हैं जो उससे अगली क्रॉप का बेनिफिट हो जाता है। उससे अगली क्रॉप का बेनिफिट होता है, सॉइल का बेनिफिट होता है। वो कहते हैं सॉइल बड़ी लाइट हो जाती है, बड़ी फ्लफी हो जाती है, राइट? बिकॉज देखिए, ये म्यूचुअलिज्म पे पहले मैं बात शुरू इसलिए की थी क्योंकि प्लांट और सॉइल को इवॉल्व करती है। हेल्दी सॉइल इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती, हेल्दी प्लांट इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता कि हेल्दी सॉइल। लोग कहते हैं कि सॉइल आला कर लो तो प्लांट्स अच्छे बन जाएंगे। दिस इज ट्रू, बट दिस नॉट द होल ट्रूथ। इट्स एक्चुअली हेल्दी प्लांट्स दैट ड्राइव सॉइल। प्लांट सॉइल को बिल्ड करते हैं कैसे? रूट एक्सिडेट्स और अपनी रूट्स के जरिए, राइट? माइक्रोब्स का खाना बनता है, उससे माइक्रोब्स और प्रोलिफरेट करते हैं। कुछ माइक्रोब्स को और माइक्रोब्स आके खाते हैं, एक इकोसिस्टम बनता है, उनको कुछ फंजाई आके खाती है, उनको कुछ नीमेटोड्स आके खाते हैं, प्रोटोजोआ खाते हैं। एक पूरा साइकिल बना हुआ है, कुछ छोटे प्रोटोजोआ को और बड़े प्रोटोजोआज आके खाते हैं। इट्स एन एंटायर साइकिल दैट ईट्स एवरीथिंग एल्स, राइट? जो अंदर अर्थवर्म्स हैं वो कुछ बैक्टीरियाज को खाती हैं, राइट? तो इस तरह से वो पूरा इकोसिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, और ये एक म्यूचुअलिज्म है। सॉइल में जब रूट्स नहीं है और प्लांट्स नहीं हैं तो सॉइल अच्छी बन नहीं सकती, वो डीजेनरेट और डिस्ट्रॉय हो रही है। जब सॉइल नेकेड पड़ी हुई है विदाउट रूट्स तो वो टोटली डिस्ट्रॉय हो रही है। लिविंग सॉइल तब होगी जब लिविंग प्लांट्स उसके अंदर कंटिन्यूसली
कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। इधर आपकी हार्वेस्ट हुई, उधर से आपके पास 4-5 हफ्ते भी हैं, और आपने एक कवर क्रॉप फौरन लगा देनी है, आइडियली नो-टिल प्लांटर के बजरिए। और नो-टिल प्लांटर जो है वो साथ साथ प्लांट करता हुआ जाए, और आप इस तरह से, और आपको अपना प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू को ख़त्म भी फिर नहीं करना, क्योंकि नो-टिल प्लांटर उसके कट थ्रू करके अगली सीड को ड्रिल इन कर देता है प्रिसिजन के साथ, प्रिसिजन प्लांटर। तैमूर भाई, वैसे सवाल ही पैदा होता है, इतना माशाल्लाह नॉलेज बेस एक्वायर करने के बाद जब आप एक्चुअली इस फील्ड के अंदर एंटर हुए हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस जो हैं वो नज़र आए, महसूस हुए? यानी आपने उस टाइम पे आपकी ग्राउंड रियलिटी थी क्या? यानी व्हाट डिड यू फेस व्हेन यू एंटर्ड द फील्ड? यानी आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब मैंने फार्मर बनना है? करना ही है, हाँ जी बिल्कुल। वो एक्चुअली अभी भी मैं कभी कभी रात में उठता हूँ 2 बजे और कहता हूँ कि क्यों मैंने ये कर दिया, ये कह सकते हैं बिकॉज देखिए, फार्मिंग बहुत चैलेंजिंग एक प्रोफेशन और वे ऑफ लाइफ है, एंड आई गेस आप कहने फॉली ऑफ यूथ था, आप यूथ में समझते हैं कि आप बहुत सारे पहाड़ों को जो है ना वो फतह कर लेंगे, बट वो नाइविटी और एक तरह से अच्छी रही, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं पूरी तरह कंसिडर करता तो शायद मैं इसमें ना, बट उसकी वजह से हुआ ये कि एक दफ़ा घुस गए तो फिर प्रॉब्लम्स जो कि बहुत सारे हैं उन पे आते हैं, फिर आपको होता है कि आपने उनको फिगर आउट करना है, राइट? इट्स कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो कि एक तरह से एक्साइटिंग भी है और ऑब्वियसली कभी कभी ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। तो फार्मिंग का सबसे पहले मैं ले ऑफ द लैंड बता दूं कि जिस एरिया में हमारा फार्मिंग ऑपरेशन है वो उसके अपने चैलेंजेस हैं कुछ। वो साउथ पंजाब में कोट अदू में, बेसिकली साउथ ऑफ पंजाब, साउथ ऑफ मुल्तान एक एरिया है वहाँ पर जहाँ पे सुपर सैंडली सॉइल्स हैं। यानी सॉइल्स की पिक्चर्स जब मैं आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि आप हॉक्स बे बीच में अच्छा, आ गए, ठीक है, इट्स कंप्लीट सैंड। तो सबसे पहला फंडामेंटल चैलेंज ये है वहाँ की सॉइल। अब उस सैंड होने के बाद देखें, एक आइडियल सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक आइडियल सॉइल का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि उसमें अबाउट 40% क्ले पार्टिकल्स, 40% सैंड पार्टिकल्स एंड 20% सिल्ट होनी चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसको एक हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 5% ऑर्गेनिक मैटर। सो दैट्स व्हाट इज अ गुड सॉइल, और आइडियली मोर लाइक अप टू 10% हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा, राइट? बट इट्स थॉट के मिनिमम 5% इज कंसिडर्ड ए गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हमारे यहाँ we had 0% organic matter. It was pretty much all sand, no silt, no clay particles. अब उसकी वजह से सैंड का जो पार्टिकल होता है उसमें ना उसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बड़ी कम होती है, तो ना उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है, ठीक है, ना पानी वो स्टोर कर सकता है और ना ही वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है। तो ऐसी सॉइल में या ऐसी मिट्टी में आपको सॉइल को बिल्ड करना, पर ऑब्वियसली उस पर टाइम भी लगता है, और बिल्ड करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप ना न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं ना वाटर। वैसे पानी उसमें स्टोर नहीं होता तो क्या होता है? ड्रेन हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। तो सैंड की अच्छी बात होती है, लाइक क्ले सॉइल जिसमें पानी पूल हो जाता है, जिसके अपने मनफी असरात हैं, ये बिल्कुल फॉरन ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए परफेक्ट कॉम्बो ये है 40% सैंड, 40% क्ले एंड देन 20% सिल्ट। ठीक है, वो एक हेल्दी अच्छी सॉइल रहती है, और उसमें अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर भी हो, फंक्शनिंग भी हो, और उसमें एक टिल्थ होता है सॉइल की फील, बुरबुरा, अच्छा सा एक फ्लफी सी फीलिंग। अच्छा, ठीक है। एक फ्लफी सॉइल जो है ना, जो कि एक रीजनेबल सॉफ्टनेस रखती है, वो बेहतरीन है। उसमें रूट्स भी डीप तक जा सकती हैं, उसकी जर्मिनेशन रेट्स उसमें बड़े अच्छे रहते हैं, और क्योंकि मैंने बताया हाई ऑर्गेनिक मैटर है तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स वाटर स्टोर हो रहे हैं। कैटायन एक्सचेंज क्या चीज़ होती है? ये एक मेजर है, एक मेट्रिक है, sort of, जो कि मेजर करता है कि आपके जो लेबोरेटरी टेस्टिंग में लेबोरेटरी टेस्टिंग में आपको पता चल जाता है। और सैंड जनरली की बहुत लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, अच्छा, जिसकी वजह से वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को नहीं स्टोर कर सकता है। अच्छा, हम तो पहले से सुनते आ रहे थे कि जी जो अलूवियल सॉइल होती है या फिर सैंडी होती हैं या फिर ये कि फिर क्ले होती हैं, ब्रैकिश, आई डोंट नो क्या ये सेलाइन, जी, तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतें होती हैं मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स को ग्रो करने की। क्या ये बात ठीक है? यानी आप तो यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ एक पिक्चर पे देखिए, कुछ हद तक सही है। जो सैंडी सॉइल्स होती है ना, दे आर जनरली मच बेटर फॉर ग्रोइंग रूट क्रॉप्स। उनका एक फ़ायदा है, आप पीनट्स, पोटैटोज, कैरेट्स, ये वाली जो क्रॉप्स हैं, कोई भी और रूट क्रॉप्स, उनके लिए बड़ी अच्छी होती हैं, बिकॉज रूट क्रॉप्स ने डीप जाना होता है। ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये कि या तो बहुत क्लेई सॉइल्स हैं और वो वैसे ही ऑर्गेनिक मैटर उनमें नहीं है, वो बहुत सख्त भी होती है, पत्थर की तरह हो जाती हैं, तो वहाँ पे रूट क्रॉप्स को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब
सोल्यूशन ये है कि क्ले सॉइल्स को भी फिर अगर आप रीजनरेटिव तरीके से मैनेज करें, तो अगर आपका रीजनरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप जैसे जैसे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बिल्ड करेंगे, सॉइल की टिल्थ फ्लफी सॉइल बनना शुरू होगी ज़्यादा, तो रूट्स कोई भी क्रॉप उसकी रूट्स के लिए अच्छा, रूट वेजिटेबल्स रूट क्रॉप्स के लिए इन एनी केस बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। इसी तरह हमारे यहाँ हमें वो मसला नहीं है, हमारे रूट्स के लिए तो ओपन जगह है, बट हमारे यहाँ मसला ये है कि वाटर और न्यूट्रिएंट होल्डिंग की कैपेसिटी होल्ड नहीं करता, ठीक है। ठीक है, तो हमें बार बार पानी डेली देना पड़ता है गर्मियों में, अच्छा, इस वजह से भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अदरवाइज जो पानी, तो हमने अपना जो शुगर केन हम उगाते हैं सेंटर पिवट के अंदर, हमने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो कि मुल्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक एनालिसिस करवाया कि हमारी वाटर सेविंग कितनी है कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो कंक्लूजन ये रीच किया उन्होंने कि एटलीस्ट 75% हम वाटर सेव कर रहे हैं कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन इन आवर सुपर सैंडी सॉइल्स, क्योंकि सुपर सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कम होती है, पानी बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ता है। every other ठीक है। अच्छा, नहीं तो अच्छा ये कहने कि ये इवन जो एग्जिस्टिंग जो सैंडी जो सॉइल है जी, उसके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल ये इंट्रोड्यूस करते हैं वो जो क्या नाम है स्प्रिंकलर, ठीक है, तो उससे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है, और ये उनके टेस्टिंग के मुताबिक है। आपने फॉर एग्जांपल क्या अचीव किया, हमें क्या अचीव करने की सोची उस सैंडी सॉइल के अंदर? हाँ जी, तो चैलेंजेस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या, तो ये सुपर सैंडी सॉइल्स देखी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त। एक जाहिर है दिस वाज इयर्स अगो, तो एक वो भी था माइंडसेट, बड़ा जुनून था कि जी फर्टिलाइजर्स को ख़त्म करना है। एक विल थी, एक विल भी थी, विल तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब थोड़ी सी ज़्यादा समझ भी है। उस वक्त सिर्फ जुनून था कि जी फर्टिलाइजर्स को ख़त्म करना है, और सोचा कि बस कंपोस्ट बनाएंगे, कंपोस्ट डालेंगे और सारी दुनिया के मसाइल जो है हल हो के हाल हो रही है। ठीक, तो ये हमने एक सबसे पहला रूट शॉप मिला, हमने एक 5 एकड़, तो फार्म माशाल्लाह का एक रीजनेबल एकरेज, इट्स अ फ्यू 100 एकर्स, लेकिन उसमें से 5 एकर्स पे हमने सबसे पहले क्रॉप का ट्राई किया, और ये शुगर केन की क्रॉप थी जो वैसी लग रही थी। हमने उसमें से 5 एकर्स पे हमने कंपोस्ट बनाया, कंपोस्ट डाला, और जो कंपोस्ट हम शुरू में बना रहे थे वो एक तो बड़ी बैक्टीरियल बन रही थी, और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि कंपोस्ट जो है ना उसको भी रेगुलरली वाटरिंग आपको करनी होती है। अब हमने ओपन हीट में, जो कि हमारी शदीद उधर गर्मी बर्पा होती है रेड साउथ में, जो आपका थल डेजर्ट इलाका है, तो अगर आप वाटरिंग रेगुलरली नहीं कर पाते कंपोस्ट की, तो वो हाइड्रोफोबिक बन जाती है। फिर एक पॉइंट आता है आप पानी देते हैं तो एक्चुअली पानी को लिटरली बाउंस ऑफ करती है। अच्छा, तो पहला बैच तो हमारा इस तरह से ज़ाया हो गया कि वो हाइड्रोफोबिक कंपोस्ट बन गई। ठीक फिर उसके बाद हमें एक सिस्टम बनाना पड़ा, क्योंकि लेबर को समझाना, रेगुलरली पानी देना, अल्टीमेटली फिर हमने कंपोस्ट के एरिया को मूव कर दिया। पहले हम बिल्कुल सेंटर पिवट के साथ कर रहे थे, फिर हमने कंपोस्ट का जोन बना दिया। अहमद और हुसैन भाई दोनों ने विजिट किया हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है। वहाँ पे फिर हमने स्प्रिंकलर सिस्टम्स अल्टीमेटली लगा दिए, ताकि वो ऑटोमेटेड पानी भी उसको देते रहते हैं, बिकॉज अदरवाइज पानी देना इस तरह आपका एक लेबर आवर्स ज़ाया हो रहे हैं। उसके अलावा आपका लेबर अगर कभी कुछ छुट्टी पे है या अपनी डिलीजेंस के साथ काम नहीं करता, operational issues. तो लिटरली अगर आप को पानी देना मिस कर दें कपल ऑफ टाइम्स, तो वो फिर आपका कंपोस्ट का पूरा बैच ज़ाया हो जाता है। तो दैट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। राइट। तो पहले तो ये था कंपोस्ट की साइंस ही नहीं पता थी, कंपोस्ट को फिगर आउट करने में हमें काफ़ी वक्त लगा। वाले जब हमने वो पहला ट्रायल भी किया, एक मतलब हमें लग रहा था डिसेंट कंपोस्ट है, वो डालकर, और हमने और कुछ भी नहीं डाला, तो बड़ी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। अच्छा। सुपर सैंडी सॉइल्स में जहाँ न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा रूट शॉक था। फिर इस तरह छोटे मोटे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड वी रीच द कंक्लूजन कि फर्टिलाइजर देना बड़ा ज़रूरी है। फिर स्टडीज़, क्योंकि मुझे शौक है कॉन्स्टेंटली, मैं इन दिस इंटायर जर्नी जब कूद भी गए, उससे पहले भी और थ्रू आउट, एंड टू दिस डे दैट्स ट्रू, कॉन्स्टेंटली देख रहा था क्या नई स्टडीज़ आ रही हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। वर्मी कंपोस्ट पे क्या स्टडीज़ आई हैं, कंपोस्ट पे क्या आई हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी लिव इन एन एज ऑफ द इंटरनेट। ये बड़ी आसानी है कि आपके पास एक्सेस है तमाम टॉप टियर पब्लिकेशंस, राइट, जो दुनिया की हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी की हैं, कुछ पब्लिकेशंस के ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक, जैसे नेचर है बहुत एक प्रोमिनेंट पब्लिकेशन है। तो इस तरह की जितनी भी आपके पास पब्लिकेशंस हैं उनके पास एक्सेस रहती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने वर्मी कंपोस्ट पे स्टडी की, तो आई फाउंड स्टडीज़ यूएस यूनिवर्सिटीज़ की, आयरिश यूनिवर्सिटी की, स्वीडिश यूनिवर्सिटी की,
वियतनामीज यूनिवर्सिटी की, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की, सो यू हैव इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की, तो यू हैव एक्सेस टू द एंटायर वर्ल्ड। और ये बड़ी कमाल बात है, आपको किसी कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं जाना, आपका एक्सेस फिंगर टिप्स पे। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट मतलब ये कि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो तो उनकी सॉइल, उनके जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से होंगी ना, ट्रू। तो उनको यहाँ पे आपने कैसे जो है वो रेप्लिकेट देखें हाँ जी, अब ये बात बिल्कुल आपकी सही, कुछ चीज़ों को आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको पता होता है कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि डिफरेंसेस भी हैं डिफरेंट जोग्राफिक जोन्स में, डिफरेंट टोपोग्राफीज, क्लाइमेट्स में, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी। और अब फॉर एग्जांपल एक स्टडी अगर इंडिया की है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया की, तो हाईली लाइकली है कि वो चीज़ पाकिस्तान में भी उतनी ही एप्लीकेबल है, राइट। सिमिलरली अगर वो एरिजोना यूएस ठीक है, या कैलिफोर्निया के कुछ पार्ट्स की है, तो वो पाकिस्तान, यू नो, इट डिपेंड्स व्हाट द स्टडी इज अबाउट, बट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटीज होंगी, राइट। इट कुड बी अबाउट अ क्रॉप टाइप, इट कुड बी अबाउट ड्राउट रेजिलियंस, इट कुड बी अबाउट वर्मी कंपोस्ट, राइट। तो खैर स्टडीज़ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली नई चीज़ें आ रही हैं, कटिंग एज स्टफ आ रहा है, राइट। देयर आर थिंग्स जो इवन 90s में लोग, अब पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक तो इन्वेंट नहीं हुआ था टिल द 90s, तो हमें सॉइल के बारे में like mostly people were completely blind उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता ही नहीं था until the early 90s। तो तभी तो माइक्रो से कभी एम्फेसिस ही नहीं था, ये तो 90s में ये जर्नी शुरू होती है, और उसके बाद फिर होते होते होते, राइट। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी नो सो मच एज अ स्पीसीज, बट वी डिड नॉट नो, you know, we hardly knew about, you know, below ground life, and that's why there's been a delay, like we've been doing green revolution agriculture, you know, मैं उसको कहता हूँ, जो जिसको हम conventional भी कहते हैं, ये basically green revolution agriculture है, और ये शुरू होता है वेस्ट में अबाउट 40s 50s 60s में हरारत पकता है, जनूबी आसिया में भी इसी तरह लेट 50s से आना शुरू होता है थ्रू यू नो मोस्टली USAID प्रोग्राम्स थे पाकिस्तान और इंडिया में, और उससे फ़वाइद भी बहुत सारे हुए। आपकी गंदम की प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली एनहांस हो गई, राइस की प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली एनहांस हो गई, बट क्योंकि नॉलेज नहीं थी कि साथ साथ सॉइल को भी बिल्ड करना, ये था कि सॉइल पे एम्फेसिस क्या, फर्टिलाइजर्स ने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया। लेकिन फर्टिलाइजर्स का फिर पता चलना शुरू हुआ कि फर्टिलाइजर्स जो है वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर रहे हैं, एक तरफ दे रहे हैं एक तरफ ले भी रहे हैं, डबल एज सॉर्ड डबल एज सॉर्ड है। तो इस डबल एज सॉर्ड को हम किस तरह से एक सिंगल एज सॉर्ड वापस बना सकते हैं, एंड दैट्स पॉसिबल, राइट। देयर आर स्टडीज दैट शो कि जब आप कंपोस्ट के साथ यूरिया फर्टिलाइजर को या दीगर फर्टिलाइजर्स को डालते हैं तो वो सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन उसकी अफादियत बहुत बढ़ जाती है, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत पोटेंसी बढ़ जाती है, और आप फर्टिलाइजर भी कम कर सकते हैं, राइट। तो फिर हम इस तरह के इंटीग्रेटिव अप्रोचेस, आपका पहला बैच कंपोस्ट का खराब हो गया, फिर केन जब हमने 5 एकर्स की, वो स्टंटेड केन थी, ठीक है, फिर अबाउट, यू नो, हमने, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, दिस वाज इयर्स अगो, बट मे बी 5 वीक्स 6 वीक्स देखने के बाद, आई थिंक 6 वीक्स, फिर हमने फैसला किया कि नहीं, इस पे फर्टिलाइजर करते थे, नहीं तो ये पूरी ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। और फिर भी उस वाली केन की, क्योंकि हम लेट हुए तो उसकी यील्ड्स कम आई, एक रीजनेबल फ़र्क था उसकी यील्ड्स में अच्छा खासा बिटवीन जहाँ पे डे 1 से फर्टिलाइजर दिया जा रहा था और जहाँ पे नहीं दिया था, राइट। तो ये कोड लेसन लर्न किया कि मैजिक वॉन्ड नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेके चलना है, ट्रायल एंड एरर। फिर ये लेसन लर्न किया कि सैंडी सॉइल्स स्पेशली वीक होते हैं, तो सैंडी सॉइल के डायनामिक्स वैसे भी वीक है, यानी आपको हैंडीकैप और ज़्यादा था बाकी मुकाबले में, ठीक है। ठीक है। यहाँ कुछ आपको फ़वाइद भी हैं कि आप रूट क्रॉप्स आपकी बेहतर उग सकती है, राइट, इफ़ यू आर इन द बिजनेस ऑफ रूट क्रॉप्स, लेकिन आपके ज़्यादातर नुकसान भी है क्योंकि आपकी वाटर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और देयरफॉर आपको फर्टिलाइजेशन करनी है, लेकिन उस फर्टिलाइजेशन को आप कैसे करेंगे, राइट, ये सारी बात आती है। आपने, तो हमने फिर एम्फेसिस किया है फर्टिगेशन पे और माइक्रो डोसिंग पे, कि जिन औकात पे प्लांट को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, माइक्रोज और मैक्रोज, हम उनको देते हैं। और पहले हमारे पास फोलियर का टूल नहीं था, अबाउट 5 years से मैं चाह रहा था कि हम ड्रोन बेस्ड फोलियर करें, तो अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर। सर वो क्या होता है? ड्रोन बेसिकली जिस तरह हमारे, नहीं ड्रोन बेस्ड फोलियर क्या होता है? फोलियर को बताता हूँ। तो बेसिकली पहले जो ड्रोन्स आए थे वो कंज्यूमर स्पेस में, वो मोस्टली फोटोग्राफी के लिए थे, अब भी होते हैं, अभी भी होते हैं शादियों पे, ऑफ कोर्स। तो फोटोग्राफी इज़ लाइक द प्रिंसिपल यूजेज, लेकिन फिर ये जो फोटोग्राफी वाली कंपनीज थी इंक्लूडिंग DJI, इन्होंने एड ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए, और XAG एक और कंपनी है। तो ये दो दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और XAG ने एक्चुअली सबसे पहले एग ड्रोन निकाला। एग ड्रोन में एक स्प्रे टैंक होता है, और उस स्प्रे टैंक में आप जो भी आपने फर्टिलाइज़र देना है, आप उसमें ऑब्वियसली पेस्टिसाइड भी दे सकते हैं, बायोस्टिमुलेंट दे सकते हैं, माइक्रोबियल इनोकुलेंट दे सकते हैं। तो आप मिक्स करते हैं वाटर मिक्स, और उसके बाद आप उससे स्प्रे करवाते हैं।
तो पहले छोटे टैंक्स, छोटे ड्रोन्स थे। आई थिंक शायद पता नहीं पहला ड्रोन 5 लीटर का होगा, फिर 10 लीटर बहुत अरसा रहे, फिर 20 लीटर के ड्रोन्स आए, अच्छा। और अब जो लार्जेस्ट ड्रोन है वो 50 लीटर टैंक बड़ी बात है, ठीक है। वाज एक्सेलेंट, राइट, जिससे आप 5 एकड़ एक वक्त में कर सकते हैं। सो 10 लीटर्स पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि वो इतनी मिस क्रिएट करता है कि वो उनका लेबल का रेट जो है वो 10 लीटर्स पर एकड़ है, जिसमें से पानी आप डालते हैं, मेजॉरिटी पानी होता है, बाकी आपका मिक्स प्राइमरीली न्यूट्रिएंट्स ही हैं। हाँ, न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज करते हैं लोग, पेस्टिसाइड्स के लिए भी करते हैं। अच्छा, यू कैन यूज इट फॉर इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ड्रोन्स के जरिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो करें। वो माना मेरे ज़हन में था, मैं जब भी देखता था ना ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आई होती थी इंटरनेशनल जरीरों के अंदर ना, तो उसमें वो ड्रोन दिखा रहे हैं क्रॉप टॉप, मैंने कहा बस ऑब्जर्वेशन करते होंगे, क्योंकि जहन में ये था फोटोग्राफी होती होगी ज़्यादा, उसके अलावा क्या है, देखो इधर कीड़ा है इधर नहीं है, फिर ये होता। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन की भी ड्रोन्स है, यूजिंग दीज अमेजिंग सेंसर्स, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। फिर कुछ कंपनीज उसको पेयर किया है, एआई टेक्नोलॉजीज बनाई है जो कि अगेन प्रोब कर रही हैं। इट कुड बी इंसेक्ट स्काउटिंग, इट कुड बी प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग, राइट, तो वो भी एक यूटिलाइजेशन है ड्रोन्स की, उसके लिए सेपरेट ड्रोन्स होते हैं। वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे तो कभी वो भी लेंगे। लेकिन यू नो जो सबसे ज़रूरी था हमारे लिए वो था कि फोलियर एप्लीकेशंस हम ड्रोन से लाजमन कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंज है। आपका जो फर्टिलाइजर की जो इनपुट है वो ज़्यादातर फोलियर ही। नहीं, फोलियर एंड फर्टिगेशन दोनों, बिकॉज देखिए जो मैक्रोज है ना, खास तौर पे माइक्रोज में हमारी कोशिश है कि मोस्टली फोलियर। सर माइक्रो मैक्रो क्या है? हाँ जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो कि पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली मैक्रोज 3 को माना जाता है, 3 N, P and K, नाइट्रोजन, अच्छा, N, P is phosphorus, and K is kalium, जिसको आमतौर पे पोटेशियम है, ठीक है, जिसको K stands for kalium, उसका दूसरा नाम है। तो NPK को आमतौर पे मैक्रो माना जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैक्रो सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है। K का इस्तेमाल बाय कंपैरिजन बहुत कम है, बड़ा कम फार्मर K को इस्तेमाल करता है। K इज़ एन एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। लेकिन अच्छा, ये पाकिस्तान का सिनारियो है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्राइमरी मैक्रोज है। एक सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनको पाकिस्तान में और भी कम तरजीह दी जाती है, वो है कैल्शियम और सल्फर। और कैल्शियम और सल्फर का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी। सारे न्यूट्रिएंट्स की प्लांट को ज़रूरत होती है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो प्लांट ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इंक्लूड्स यील्ड्स, दैट इंक्लूड्स रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज इश्यूज। और प्लांट रेजिस्टेंट हो सकता है पेस्ट से भी और डिजीजेस से भी, अगर उसको राइट न्यूट्रिएंट्स राइट फॉर्म में राइट टाइम पे मिल रहे हैं। अच्छा, राइट, अच्छा, तो ये सेकेंडरी मैक्रोज हो गए, कैल्शियम एंड सल्फर। एंड देन हम माइक्रोज पे आ जाते हैं, which includes magnesium, iron, zinc, boron, selenium, iodine, cobalt. Humic acid. Humic acid is not a micronutrient, but it is it's a very valuable input. कुछ चीज़ें हैं जिनको न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता, बट वो और पॉजिटिव चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। मसलन जो अभी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की मैंने बात की, तो ह्यूमिक एसिड जो है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, राइट। वो सॉइल में इट्स अ कार्बन सोर्स, वो कार्बन डाल रही है सॉइल में, वो न्यूट्रिएंट लीचिंग और वॉलेटाइजेशन को रोकती है, राइट। इसलिए हम जब नाइट्रोजन यूरिया अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा ह्यूमिक सब्सटेंसेस के साथ अप्लाई करते हैं, या फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस के साथ करते हैं। इवन पोटैश को अब हम ह्यूमिक सब्सटेंसेस के साथ अप्लाई कराते हैं, ताकि आप हमारी वॉल्टाइजेशन लॉसेस कम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी जो सैंडी सॉइल्स हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा पर्टिनेंट था। हम मैक्रोज को भी फोलियर के ज़रिए दे सकते हैं, लेकिन इनफ नहीं हो सकते, क्योंकि फोलियर आप बैक टू बैक हर रोज़ नहीं कर सकते उसी डाइट पे। आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है बिटवीन फोलियर एप्लीकेशन, क्योंकि प्लांट ओवरवेल्म हो सकता है। तो इसलिए फिर आपको फर्टिगेशन भी करनी पड़ती है, और मैक्रोज जो हमें देने होते हैं वो फर्टिगेशन होती है थ्रू सॉइल, थ्रू आपाशी। ठीक है, ठीक है। कोई भी फर्टिलाइजर जो बजरिया आपाशी दिया जाए उसको फर्टिगेशन कहा जाता है। न्यूट्रीगेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट को इरिगेशन के थ्रू दे। Foliar is spray. फोलियर इज बेसिक। ठीक है, ठीक है। सर अगला मेरा सवाल होगा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि हमने कुछ बड़े क्रिटिकल लेसन्स लर्न किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते रहे, राइट। तो ये एडिटिव स्टेप था। सबसे पहले था फिगर आउट करना है कंपोस्ट अच्छी कैसे बनानी है, क्योंकि कंपोस्ट मुझे पता था डे 1 से कि ये रूट है एक अच्छे फार्मिंग ऑपरेशन की, राइट। ठीक है, क्योंकि सॉइल्स इतनी वीक हैं, आपको माइक्रोब्स डालने हैं, आपको माइक्रोबियल लाइफ भी डालनी है, ऑर्गेनिक मैटर भी डालना है, न्यूट्रिएंट्स भी डालने हैं, और एक बायो अवेलेबल फॉर्म में डालना है, और सॉइल को इम्प्रूव करना है सच कि हम जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स भी डाल रहे हैं, फोस्फेट ब्रॉश प्रोसेस
से बना हुआ यूरिया, तो वो भी अपनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बहुत बेहतर रखे और सॉइल माइक्रोबायोम के लिए नुकसानदेह ना हो। तो पहला कदम तो ये था कि दुनिया की कुछ बड़े अच्छे साइंटिस्ट्स के साथ वक्त भी गुजारा और कंपोस्ट मेकिंग टेक्निक्स सीखी, कटिंग एज, और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। वो किया हमने, एक वर्मी कंपोस्टिंग ऑपरेशन भी शुरू किया, और इसकी भी बड़ी एक फैसिनेटिंग कहानी है। पाकिस्तान में जो NARC अपीयर्स, आई थिंक NARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जो है गवर्नमेंट का प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च की बॉडी, इस्लामाबाद में बेस्ड है। NARC ने एक अर्थवर्म होती है रेड रिगलर, उसको कॉमनली कहा जाता है, जिसको Aicina foetida इज द साइंटिफिक नेम। एंड हमें तो गंडोई कहते हैं हम सब, ये एक ही होता है एग्जैक्टली केचुओं की केचुआ। 10,000 स्पीसीज ऑफ नोन केचुए हैं। अच्छा, ठीक है, 10,000 स्पीसीज है। हमने एक ही कह दिया। वास्ट मेजॉरिटी, हमने एक ही नाम दिया, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो सॉइल में रहते हैं और डीप सॉइल पसंद करते हैं। सरफेस पे रहने वाले बहुत कम है, और जो अर्थ जो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, यानी कि बेसिकली केचुओं की खाद आप समझ लें, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पीसीज हैं जिनसे पूरी दुनिया में किया जाता है। वास्ट मेजॉरिटी रेड रिगलर से किया जाता है, एक और है नाइट क्रॉबर। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान में रेड रिगलर्स NARC लेकर आई, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उन्होंने गोल ये था कि हमने माइक्रो लोन्स दे के हमने छोटे छोटे यूनिट्स बनवाने हैं लोगों से कि वो वर्मी कंपोस्टिंग के ऑपरेशंस बनाए और आगे फार्मर्स को बेचे। अच्छा, हिंदुस्तान में, हमारे नेबरिंग कंट्री में बहुत सक्सेसफुली ये काम हो रहा है। और मैं तो क्योंकि यूट्यूब लेट्स से 2015 से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, 2016 से आप कह लें, एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें देखता रहता हूँ। उस वक्त से अब तक 10 सालों में एक ह्यूज सी चेंज आए। उस वक्त से इंडिया में काम हो रहा था, लाइक बेसिकली इंडिया में काम लाइक अराउंड 2010 2011 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था वर्मी कंपोस्ट, और अब तो बहुत ज़्यादा है। देयर आर फार्म्स जो कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर से। ठीक है, आई एम श्योर उनकी दे नॉट सैंडी सॉइल्स, मैंने देखी भी है, दे आर मोर क्ले लूमी सॉइल्स। एंड उन लूमी सॉइल्स में उन्होंने इतने सालों से वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं कि अब उनकी न्यूट्रिएंट और एक्सचेंज का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, हम कुछ अर्से पहले हम खबरें पढ़ते थे कि जी इंडिया के अंदर फार्मर्स जो हैं वो मास खुदकुशियां एक तरह से कर रहे हैं ना, यानी ये टाइम वो भी हो रही, वो भी हो रहा है। अच्छा, अभी भी हो रहा है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, 1.2 बिलियन ऑफिशियली, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था कि जो आई थिंक UN की पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स की बॉडी है, वो कहती है कि जितनी भी दुनिया की पॉपुलेशन के रिकॉर्ड्स हैं ये अंडर रिपोर्टेड हैं, बिकॉज बिटवीन सेंसस इतना टाइम होता है। सो उनका एस्टिमेट ये है कि एक्चुअली इंडिया इज पॉपुलेशन इज प्रोबेबली क्लोजर टू 1.5 बिलियन, एंड पाकिस्तान पे जो 240 रिपोर्टेड है वो भी इट्स मे बी 20 मिलियन 30 मिलियन मोर देन दैट। ठीक है, ठीक है, हो सकता तो इंडिया इज अबाउट let's assume that's true, so that's 1.5 billion people. So there are many different realities within that country. मोर देन चाइना, यानी कहने एक चीज अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो भी हो रही है, फिर भी एक टाइनी माइनॉरिटी है सिर्फ जो उसको अप्लाई कर। सो बोथ थिंग्स कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। ठीक। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिया में ये चीज़ें सच है। इंडिया में सुसाइड भी हो रही हैं, फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारे डेट में भी हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि वर्मी कंपोस्टिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत कमाल है, और जिन फार्मर्स ने ये प्रैक्टिसेस अपनाई हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग की NARC की स्टोरी ये है कि मैंने अपनी टीम से एक टीम मेंबर को भेजा कि NARC पहले बात किया, ट्रैक डाउन किया पर्सन को, उन्होंने कहा जी भेज दें, आप खुद आ जाएं, अपने किसी बंदे को भेज दें। तो मैंने अपनी टीम से एक हमारे एग्रेरियन थे, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, उनको भेजा, और वो उधर पहुँचे, और जब NARC पहुँचे तो वो ट्रैक डाउन करने की कोशिश करें वर्मी कंपोस्टिंग के एरिया पर। एक बंदे ने बताया हाँ जी ये इधर वर्म्स आई हुई हैं। तो उन्होंने बेसिकली ट्रेंचेस बनाई हुई थी, उसमें वर्म्स रखी हुई थी, और उस बंदे ने कहा कि अभी कोई बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले और उससे सारी वर्म्स जो है वो मर गए हैं। तो मैंने कहा कमाल है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा खासा पैसा खर्चा है, इनको मतलब पाकिस्तान लेकर आए। गोल ये था कि इनकी, क्योंकि इनके ग्रोथ रेट बड़ा एक्सेप्शनल होता है, एवरी 2 months दे डबल इन पॉपुलेशन, वेरी नाइस, ठीक। व्हिच इज अमेजिंग। और उन्होंने काफी लार्ज स्केल पे मंगाई थी। मंगाई कहाँ से थी बेसिकली? US से? कहाँ से? ये मुझे नहीं पता, somebody said Australia, I'm not sure कहाँ से मंगाई। ठीक है, But that's irrelevant because it's the same breed आप कहाँ से। इन्वेसिव स्पीशीज तो नहीं बन सकती? नहीं, cannot, it can never grow underground, इसको शौक ही नहीं है। This is an above ground टॉप सॉइल में रहने वाली, टॉप सॉइल से भी ऊपर एक्चुअली रहने वाली, लीफ लिटर में रहने वाली ये अच्छा स्पीसीज है। ठीक है, तो ये कभी भी सॉइल के अंदर नहीं जाती, बरो नहीं करती, लेकिन ये सन के अंदर भी जाना है इसको, मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इसको हाँ ये बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन से रह सकती है। सो इट्स आइडियल, इट्स नॉट इन्वेसिव। इसका जो
खाद बनता है बेसिकली, इसके manure है, what we call vermicompost is basically the manure of earthworms, and that manure is literally gold for the soil. It's black gold, right, or dark brown gold. ठीक है, और फिर उनका तो बैच खत्म हो गया, तो फिर नहीं उधर तो फिर एक बंदे ने आके विस्पर किया, अवैस जो हमारे टीम मेंबर गए हुए थे उनके कान में, उसने कहा, वो उधर काम कर रहा था, वन ऑफ द लो लेवल एम्प्लॉइज है, उसने कहा ना ये तो सब मर गए, मैंने अपने घर में ना चंद केजी बचा तो ये मेरा नंबर लिखें, मुझे बाद में कॉल कीजिएगा तो मैं बेचने को तैयार हूँ। एक लाख रुपए किलो नहीं। तो वो फिर उसका जो गवर्नमेंट का मुकर्रर रेट था उससे पता नहीं उसको 10 टाइम्स हमें चार्ज किया, और मैक्सिमम उसके पास 2 केजी थे बेचने के, तो 2 केजी हमने उससे लिए। अच्छा, उसका नाम तो नहीं बता दिया मैं, वो देख रहे बस, ठीक है ठीक है। तो वो फिर हमने मंगाए वो 2 केजी। अच्छा, हमारा गोल ये था कि हम कम से कम को 20-50 केजी टाइप खरीदे, ताकि वो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, गबलिंग होती है ना, अबाउट एवरी 2 to 2.5 months गबल हो जाते हैं, तो वो फिर कुछ बात बनेगा कि साल डेढ़ में जाके कुछ एक हमारे पास एक कोरम बना होगा। और ऑब्वियसली जब हमने एक बहुत ही लो बेस 2 केजी से शुरू किया, तो वो टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर उसकी ग्रोथ होते आपने कहा 3 महीने में डबल हो जाता, ठीक है, 2 महीने में डबल, ठीक। डिपेंड्स ऑन द मौसम। बहुत गर्मी में भी थोड़ा स्लो हो जाता है, बहुत सर्दी में भी उनके स्लो हो जाता है, बट इन द आइडियल टेम्परेचर्स 2 months में दे डबल, अदरवाइज दे कैन टेक अबाउट 3 months। ठीक है। तो सर फिर तो वहाँ से वर्मी कंपोस्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत। तो एक्चुअली हमारा जो फार्मिंग का काम है ना, वो है ही कॉम्प्लेक्सिटी, एक वक्त में 50 चीजें चल रही हैं। अच्छा, तो हमने देखा था वहाँ पे फंगस अलग उगा रहे थे, वर्मी कंपोस्ट अलग चल रहा था, ब्रूइंग टीज अलग बन रही थी, कंपोस्ट बाइड अलग बन रहा था, चारकोल जो आप बायोचार बना रहे थे, बायोचारकोल अलग बन रहा था, और साथ फिर वो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स का भी काम चल रहा है, साथ यूरिया भी दी जा रही है, फिर ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड। सो मतलब इट्स अ होल ऑपरेशन जो कि फिर उसकी इकोसिस्टम के साथ उसका इफेक्ट आता है कि फिर वो इंसेक्ट्स आ रहे हैं which is beneficial। वो एक पूरा इकोसिस्टम, आई थिंक उसके अगेन सर बॉटम लाइन फिर यानी कि एट द एंड ऑफ द डे यील्ड्स पे इस पे क्या फर्क पड़ा? इस आई थिंक यील्ड से बेहतर सवाल गेम, आपने फर्टिलाइजर की यूसेज कितना कम किया, और वाटर का तो खैर एक वो डिफरेंट सिनेरियो, वो तो सेंट्रल पिवट और इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स का तो वो आपने बता दिया, बट उसको कितना कम किया, और यील्ड्स क्या वही आती हैं जो अच्छी सॉइल से आती? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। आई थिंक आई वुड से कि यील्ड्स में जब हमने अपनी सारी प्रैक्टिसेस जहाँ अच्छी करना चाहिए, देखें हमारे क्योंकि फार्म का स्केल ऐसा है कि हमने रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस रोल आउट, अब तो सारा फार्म रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस के अंडर है, लेकिन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड्स हो चुके हैं ईच एरिया को। जिन जोन्स में ज़्यादा टाइम हो गया है उधर परफॉर्मेंस इज मच बेटर। अच्छा, जो जोन्स बिल्कुल रिसेंट है, कुछ जोन्स तो ऐसे हैं जहाँ पहली दफ़ा अभी क्रॉप्स 2024 के एंड पे लगना शुरू हुई है, राइट? तो वो वाले एरियाज ऑब्वियसली सबसे वीक है। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? बिल्कुल जिस तरह शुरू में हमारी बात हुई थी कि आप जितने अच्छा आपको लगेगा, आप 2 साल से अगर बेंच प्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर प्रेसिंग मच मोर ऑन द बेंच देन यू आर जस्ट अ पर्सन जो लेट्स से बड़ा वीक भी है, पहली दफ़ा जिम में जा रहा है, वो तो बहुत कम बेंच प्रेस कर सकता है, वो हो सकता है पहली दफ़ा सिर्फ बाहर अलोन से शुरू करे, वेट्स भी ना डाले, राइट? तो टाइम लगता है, और स्पेशली इतनी वीक और इनको हल्के रकबे उर्दू में हम कहते हैं, जो सैंडी सॉइल्स होती है, तो बहुत हल्के रकबे हमारे, ठीक है? अच्छा, लेकिन जहाँ पे अच्छे रकबे हैं बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिसेस कर करके, कॉम्पोस्टीज डाल के, बहुत सारी मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, कॉम्पोस्ट डालते हैं, मुख्तलिफ अक़साम की कॉम्पोस्टीज डालते हैं, कवर क्रॉपिंग करते हैं, जहाँ फीजिबल हो इंटर क्रॉपिंग करते हैं। तो इन सब प्रैक्टिसेस से एनिमल्स पे ग्रेस करते हैं कवर क्रॉप्स को। अच्छा, एनिमल्स भी हैं? जी, एनिमल्स बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज वो एनिमल्स के मैन्योर, हम भी गए वन कपल, इसने भी चिकन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एग्जैक्टली, व्हिच वुड बी अमेजिंग। सही है, ठीक है। क्योंकि पोल्ट्री इस वक्त नहीं है ऑपरेशन में, बाकी रूमिनेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, कैटल हैं, गोट्स हैं और तो शीप आप कवर क्रॉप किस तरह हटाते हैं? एनिमल प्लाजर एनिमल्स, इन मोस्ट केसेस में एनिमल्स ऐसे ही, तो मैकेनिकल तरीके से नहीं हटाने। मैकेनिकल तरीके से नहीं। फिर हम उसके बाद डिस्किंग कर देते हैं। तो नोटिल अगर प्लांटर हो तो फिर डिस्किंग की भी ज़रूरत है, तो जब तक हमारे पास नोटिल प्लांटर नहीं था तो फिर हम डिस्किंग करते थे, क्योंकि हैवी टिलिंग वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स मैंने कहा कि यार रोटोवेटर को ना नीलाम करते, उसको आप जाएं और बेच दें। हमारा फेवरेट चीज़ है। बाकी इंसानियत के लिए तो बेहतर ही आप उसको स्क्रैप में बेचें, ये ना हो कि एक और फार्मर यूज करना शुरू कर। बता दो, वो ऐसे घूम रहा है, वो टॉप सॉइल को बिल्कुल ना वो कर देता है पाउडरी का। पाउडरी हम कहते हैं ये तो वैसे उसके नीचे नीचे एक हार्ड पैन 4 इंच 2 इंच नीचे करो, वो नीचे मार्बल है। दैट मार्बल इज बैड, दैट हार्ड सॉइल,
उसको हम कुछ कहते भी हैं अपने Hard pan. हार्ड पैन तोड़ना होता है। उसे तो मसला है हमारे जो कन्वेंशनल फार्मर्स के लिए, वो बेचारे की ऊपर 4 इंच ठीक है, वो समझता है बहुत आला है, वो उसका नीचे जा ही नहीं रहा, रूट जो प्लांट का है वो 4 इंच नीचे नहीं जा सकता ऊपर, उसने ग्रो क्या करना है, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन क्या दे। लॉजिंग भी इसकी वजह से। शुगर केन में अभी रिसेंटली एक टीम, ब्राज़ीलियन टीम आई हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान में सर्वे किया शुगर केन का, राइट, और कंक्लूजन उन्होंने ये रीच किया, शुगर केन फार्मर्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में गए, होगा कि आपके तो हार्ड पैन का इतना बड़ा मसला है कि केन की रूट्स ही डीप नहीं जा रही क्योंकि आप हार्ड पैन को नहीं तोड़ रहे, जिसकी वजह से लॉजिंग एक बहुत बड़ा इशू है केन में। हवाएं चलती हैं और केन लॉज हुई है, ऐसे यील्ड का बड़ा आपका नुकसान होता है। तो लॉजिंग का भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नीचे बेस डीप ही नहीं जा रही, तो वो अनस्टेबल है केन। अगर रूट्स डीपर जाएंगी तो उसकी एबिलिटी टू विथस्टैंड विंड स्टॉर्म्स का लगा दो। तो हार्ड पैन का हल क्या है, आपने क्या निकाला? देखिए, हार्ड पैन का हल ये है कि सबसे पहले तो आपको आयरन से हार्ड पैन को तोड़ना है। जहाँ हार्ड पैन बना हुआ है, आपको सब सॉइलर बेसिकली एक टूल होता है जो डीप कट करता है, तो आपको डीप प्लाव एक दफ़ा करना पड़े, वेरी डीप। हाउ मेनी 2.5 फीट 3 फीट हाँ, का सब सॉइलर जाएगा क्योंकि उस हार्ड पैन को ब्रेक करेगा। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये बार बार बनता रहेगा हार्ड पैन अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस नहीं चेंज करते। तो वंस यू ब्रेक द हार्ड पैन, देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स अ नो टेल प्लांटिंग सिस्टम, जिसके लिए आपको नो टेल प्लांटर चाहिए। साथ आपको और रिजेनरेटिव टूल्स करनी है। आप वर्मी कंपोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, कंपोस्ट टीज बना के या लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स बना के सॉइल में डाल रहे हैं, दीगर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स सॉइल में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, एक निपजी है, वो कुछ सॉइल बेनिफिशियल माइक्रोब्स बनाता है, वो पानी में मिक्स करके आप आपाशी के ज़रिए ज़रूर दें। चाहे आप फ्लड से आपाशी कर रहे हैं, चाहे आप हाई एफिशिएंसी इरिगेशन से आपाशी कर रहे हैं, तो आपको ये लाजमन ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और फिर जब आप नो टेल की तरफ जाएंगे ना, मसलन आपने कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट की, व्हीट हार्वेस्ट किया, अब आपका, और आपने उसका निकाल भी लिया, जो स्ट्रॉ आपने रखना है, कुछ जानवरों को फीड करना है, तूरी को बेचना है, जो आपने उसके साथ करना आप करें। आइडियल तो ये आप उसका कंपोस्ट बनाएं। लेकिन जो आपके एंड में थोड़ा सा रह भी जाता है ना, लेट्स अज्यूम कि आपके तो आपके 1-2 इंच का जो सबल रह गया है, अब आप उसको खत्म ना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो टेल प्लांटर जो आएगा आप करते हैं, क्योंकि चॉइस नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। आलू ना जलाओ गिराओ। तो पुलिस वाले क्या, अब पुलिस वालों की तरफ से ये भी है कि अगर जिसने आग लगाई उसको पर्चा होगा, 2 साल जेल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस वालों के तो मजे हो गए ना, बिकॉज बेसिकली जब भी लॉज बुक्स में एक और आ जाता है ना चीज जिस पे पर्चा, उनकी दिहाड़ी लग जाती है, तेल लग जाती है, बस ठीक है। पुलिस वालों की तो अयाशी हो। अच्छा सर, वैसे क्योंकि डिस्कशन काफ़ी जो है वो कॉम्प्रहेंसिव है और इनको हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मतलब एंड करने से पहले आपसे एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बड़े मेरे जहन में बड़ी देर से आ रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी पड़ी, अपने आप को एजुकेट करना पड़ा, फिर उसके बाद आपने जो है वो एक तरह से ट्रायल एंड एरर के ज़रिए काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किए। एक कन्वेंशनल फार्मर जो आपके साथ बैठे हैं, इस तरह के कन्वेंशनल फार्मर के लिए क्या इंसेंटिव है कि वो भी इन प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट करना शुरू करें? मतलब व्हाई वुड दे नीड टू अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस, यानी उसमें उनका व्हाट्स इन इट फॉर देम? नहीं, ये एक क्रच सा तो क्वेश्चन है, फिर भी किया गया, लेकिन ये आम माशाल्लाह फार्मर नहीं, इनके पास बहुत नॉलेज है। अभी जितनी हमने चीज़ों बात की, इंक्लूडिंग ऑफ रिकॉर्ड, जब भी हम थोड़ी सी ब्रेक्स लेते हैं, तो इन्होंने इतनी एक्सटेंसिव रीडिंग वगैरह की हुई है। ही इज़ नॉट व्हाट आई वुड कॉल एन ऑर्डिनरी कन्वेंशनल फार्म, बिकॉज ये पहली प्राइम है, ये तो करना चाह रहे हैं। अब कह भी रहे थे कि 5 years से सोच रहे हैं कि रीजनरेटिव एब्सोल्युटली फार्मिंग देयर इज अनदर डिबेट, बट कन्वेंशनल फार्मिंग में अगर आप एब्सेंटी फार्मर हो तो फिर तो आप फिर बहुत मुश्किल है, वरना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। ये बात माननी पड़ेगी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल कोई लेट्स से कोई कॉर्पोरेट टाइप स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट फार्म है, आप एब्सेंटी फार्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यू फैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में वो रिसोर्स बेस ही नहीं है ट्रेंड या तो डिप्लोमा होल्डर्स हो ट्रेन। तो मेरा ये व्यू है कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी सर्विस ये कर सकती है कि डिप्लोमा होल्डर्स ट्रेन करे इन मोर रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी फार्म है ना, माशाल्लाह अभी फ्यू मुरब्बस फार्म पे रहे, और इस तरह के फार्मर्स पाकिस्तान में बहुत हैं, लास्ट मेजॉरिटी ऐसी। ठीक है। ऑफ कोर्स वो फार्मर्स भी हैं जो बिल्कुल ही 5 एकड़ कर रहे हैं, तो वो तो किसी को हायर नहीं करते, वो तो ऑन द ग्राउंड खुद कर रहे हैं या खुद शहरों में काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ्स काम कर रही। लेकिन इस तरह के बहुत फार्मर्स हैं जो कि फ्यू मुरब्बस उनकी फैमिली इनहेरिटेड लैंड है, लेकिन वो एब्सेंटी फार्मर है, बिकॉज दैट दोस फ्यू मुरब्बस आर नॉट इनफ कि आप अपना पूरा इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ लाइफ लाइन आपकी नहीं बन सकती। सो यू नीड टू हैव अदर, आपको ज़रिया माश का कोई और ज़रिया होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रेन डिप्लोमा होल्डर को मिल जाता है तो आप क्यों नहीं रखेंगे? राइट, एब्सोल्युटली। सर मेरे सवाल पे वहीं पे है कि व्हाट्स इन इट फॉर देम, यानी उनके लिए उस पे जी अभी तो हम ब्रास टैक्स पे चल गए कि चैलेंज क्या है,
लेकिन व्हाट्स इन इट फॉर देम इज कि ये अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं, ये अपनी फर्टिलाइजर की यूजेज को, स्पेशली क्योंकि ये सरगोदा एरिया में है, तो इस सेंट्रल पंजाब के एरिया में इनकी सॉइल ने एक अच्छी अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी है। अगर ये दबा के ये सरगोदा की लैंड तो अंग्रेज़ों के दौर में डेवलप की गई थी उसको, क्योंकि वहाँ पे वो था एग्रीकल्चर का उनको बड़ा स्कोप नजर आया था। कनाल सिस्टम बना दिया था ना उन्होंने। जी। तो देखें, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 50% रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एन फर्टिलाइजर, पी फर्टिलाइजर और इवन के फर्टिलाइजर। 50% तो डेफिनेट रिडक्शन हो सकती है अगर ये वर्मी कंपोस्टिंग डाले हैं, नो टिल की तरफ चलना है, फिर तो सोने पे सुहागा है। अच्छा। और कवर क्रॉप्स, क्योंकि इनका शायद वो हैंडीकैप नहीं है जो कि आपने इनिशियली प्रेस किया। क्या बहुत भी ज्यादा, लेकिन 30% भी मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा कंजर्वेटिवली। आई वोंट एट ऑल बी शॉक अगर ये 25% ये ले जाते हैं, यानी कि 75% रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट स्ट्रेटेजिक ये डालें, मोस्टली फोलियर के बजरिए डालें, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। आई हैव जीरो डाउट कि ये पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स ये 1 साल में नहीं होगा, देखिए, टाइम लगेगा, हमारा तो लेकिन आप आहिस्ता 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 करके, लेकिन आप हाई यील्ड भी साथ साथ ले सकते हैं। You can get higher yields than you and higher quality specs. देखें, part of what his farm is a horticulture crop, orchard crop. ऑर्चर्ड क्रॉप से पूरी दुनिया में, या हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर पूरी दुनिया में, चाहे वो वेजिटेबल की फॉर्म में हो या फ्रूट्स की, बट फ्रूट्स इन पर्टिकुलर, क्वांटिटी मैटर करती है, यील्ड यस, बट क्वालिटी मैटर्स इवन मोर, क्योंकि रेट आपको क्वालिटी ठीक और है। बहुत साइजेबल फर्क आ सकता है। छोटा माल्टा या छोटा किन्नू वर्सेस बड़े में आपको बहुत फर्क मिलेगा। उसके अलावा अगर टेस्ट और रोमा हाई हो तो आपको और भी उसकी वैल्यू मिल रही है। और ये पूरी दुनिया में यही निज़ाम है, आपको क्वालिटी का दाम भी मिलता है फॉर हॉर्टिकल्चर। ग्रेन्स में ऐसा नहीं होता है सच, ठीक है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में आपको क्वालिटी का दाम मिलता है। तो ये इंटरेस्ट में है एक फार्मर। रिजेनरेटिव की तरफ जाने की वजह से ये अरोमा, टेस्ट, साइज, शेप ये सारी इंप्रूव हो सकती है। % इम्प्रूव हो सकती है, और ये इंक्लूडिंग यील्ड भी इम्प्रूव। अगर हमारी स्वाद इतनी वीक है, जब बेस इतनी लो होती है ना, एक बंदा अगर बिल्कुल ही सूखा हुआ है, राइट, और वो जिम जाना शुरू करता है, प्रोटीन शेक्स, पीएटी यूज करता है, डाइट को इम्प्रूव कर देता है, तो सडनली दोनों तरफ से ये हो गया। ठीक है। वो ये बड़े विजिबल गेन्स आ सकते हैं। 3 months बाद आप देखेंगे, इफ दे आर डिलिजेंट इन व्हाट दे आर डूइंग इन मेकिंग श्योर दे, उधर भी मैक्रोज होते हैं। ह्यूमन हेल्थ साइड पे भी आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहे हैं, राइट, योर कार्ब्स, योर फैट्स एंड योर प्रोटीन, आप मैक्रोज अच्छे रख रहे हैं, और आप डिलिजेंटली 5 times a week एक्सरसाइजिंग कर रहे हैं, यू कैन हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया यानी तैमूर भाई, हसाम भाई, हसनैन भाई, अहमद भाई। यानी आज हमने बेसिकली पहले इस टॉपिक के ऊपर एक बिल्कुल इनिशियल एक इंट्रोडक्टरी जो है डिस्कशन की है, और अगली एपिसोड में इंशाल्लाह इस टॉपिक को मज़ीद कवर करेंगे। रिजेनरेटिव फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमें जो एक तरह से इसे कहते हैं ना, जिसका एक धोखा दिया जा रहा होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसमें इनका बेनिफिट क्या है अगर वो पहले रिजेनरेटिव और उसके बाद ऑर्गेनिक की तरफ अगर आते हैं। और ये कि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू जनरेट दिस कॉन्वर्जेसन इन आवर पाकिस्तानी फार्मर्स एज वेल एज इन आवर कम्युनिटी। तो अगली एपिसोड तक के लिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर।